Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब आपको जैसे पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अपन बीच बीच में बहुत सारे कंसेप्ट आते जा रहे हैं नए नए, तो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा चेंज मिल रहा होगा। बोर तो हम बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे। IGKO की जब पढ़ाई हो रही है तो अपन साथ में सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है ना कि खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी बिल्कुल नहीं पक रही है, क्योंकि हमें सब कुछ साथ में करना है। IGKO में एक और आपको मालूम है ना, लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि आप सारी चीज़ें एक साथ कर पाएँ, मल्टीटास्किंग भी सीख पाएँ। और इसी कंसेप्ट पे चलते हुए करते हुए अपन अभी पढ़ाई काई की कर रहे हैं। अपन बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अपन रीकैप सीरीज भी कर रहे हैं, अपन करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, अपन स्नाइपर्स भी कर रहे हैं, अपन लाइफ स्किल्स भी कर रहे हैं, और कंसेप्ट जो है वो तो अपना चल ही रहा है। ठीक है, शॉर्टी नोट सीरीज में अपन ने 2-3 कंसेप्ट पढ़े हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे और वो बहुत ब्रीफ में फटाफट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अपन आ जाते हैं वापस अपने कंसेप्ट की दुनिया में, और कंसेप्ट की दुनिया में कहाँ पे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपन अपनी बड़ी से किसकी दुनिया में, जानवरों की दुनिया में, राइट। और अभी अपन बात करने वाले हैं खूब सारे इंटरेस्टिंग बातें करने के बाद अब अपन बात करने वाले हैं बहुत खतरनाक जानवरों की। खतरनाक एज इन किनकी, जो बहुत ही खतरनाक शिकारी प्रजातियां मानी जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, एपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है, हम सबसे बड़े प्रेडेटर्स की बात करने वाले हैं इन द किंगडम एनिमलिया। और हम ये बात करने वाले हैं कि भाई वो इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, वो दुनिया में इतने बड़े, इतने फैले हुए एनिमल किंगडम में हमने कुछ गिने हुए नाम उठाए हैं जिनको बोला जाता है एपेक्स प्रेडेटर्स, और हम उनके ऊपर करने वाले हैं डिस्कशन। ठीक है, ये भी एक नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं ना, किताबी दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी होगा, थोड़ा सा मज़ा भी आएगा पढ़ने में। एकदम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या वही बोरियत और ट्राइट बातें हम कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा अलग अलग थोड़ी सी चीज़ें होनी चाहिए ना, तो थोड़ी हमारी जनरल जीके जो है, जनरल नॉलेज जो है हमारा, वो भी साथ में बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन इस पे आ जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मालूम है जब हम पढ़ाई करते हैं तो अपन कैसे पढ़ाई करते हैं, अपन फुल लेंथ फुल ऑन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अपन पूरा कंसेप्ट कवर करते हैं, अपन हर चीज़ जो है बिल्कुल नए सिरे से पूरा A to Z कवर करते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको बोला जाए कि भाई अब हमारा पैकेज ले लो या अब हमारा सब्सक्रिप्शन फीस भर दो फिर हम आगे पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट। पूरी पढ़ाई होगी, A to Z पढ़ाई होगी, और अपन करने वाले हैं बहुत मन लगा के। ठीक है, बिल्कुल मैंने जैसे कहा, मेरा मूल मंत्र क्या है जो मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ कि अपन धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, लेकिन अपन पूरी और थरो पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये अपना जो हमारा यहाँ का गुण मंत्र है, इसको भी आप बिल्कुल गार्ड मान लीजिए। हम होंगे कामयाब, और हम बिल्कुल 100% होंगे कामयाब जब हम करेंगे पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, और पूरा अपना 100% आप देंगे और हमारा 100% हम देंगे, और फिर हो जाएगा अपना 200%। फिर तो अपना कोई रिजल्ट रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा कि हम बात करने वाले हैं किंगडम एनिमलिया के ऊपर, और किंगडम एनिमलिया में हम बात करने वाले हैं किनके ऊपर, एपेक्स प्रेडेटर्स के ऊपर। एपेक्स प्रेडेटर मतलब जो सबसे बेहतरीन, सबसे फर्स्ट क्लास, सबसे नामी गिरामी, सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इन भाई साहब को और इनकी दहाड़ देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि हम बात किन की करने वाले हैं, राइट। हम कोई छोटी मोटी प्रजाति की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं इनकी और इनके जैसे इनके भाई बंध की। ठीक है, और इनकी बात हम करने वाले हैं अक्रॉस ऑल द ग्रुप्स एंड ऑल द फाइलम्स। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। शक्ल हमने टाइगर की देखी थी, लेकिन आ गए हैं हम पानी की दुनिया में, और जैसा मैंने कहा कि हम सारे फाइलम्स और सब जगह रहने वाले जीव जंतुओं के ऊपर बात करने वाले हैं, तो हम आ गए हैं इन पे। एंड ये कौन है, ये है ऑर्का। ऑर्का क्या, वेल। और ऑर्का के बारे में हम कहते हैं, इनको बोला जाता है किलर वेल या ऑर्निकस ऑर्का भी कहा जाता है। इनको बारे में क्या, इनके बारे में क्या फेमस है, बहुत सारी चीज़ें फेमस है, पढ़ते हैं क्या। इज अ क्यूरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फियरसम प्रेडेटर एंड करिज्मेटिक मरीन मैमल। मतलब ये बेसिकली आपको ये तो मालूम है कि ये मरीन मैमल है ना, दिखती मछली जैसी है लेकिन मछली नहीं है, मैमल है, और मरीन मैमल है, और बहुत बड़ी होती हैं, राइट। वेल जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है वेल्स जो होती हैं वो मैमल होती हैं और बहुत बड़ी सारी होती हैं। ठीक है, इसमें ये बात है कि इनके साथ एक बहुत ही, ये दिखती बहुत खूबसूरत है, तो दोनों ही चीज़ें हैं कि ख़तरनाक भी हैं और खूबसूरत भी हैं। मतलब बिल्कुल आप इनको कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल डेंजरस ब्यूटी, बिल्कुल आप इनका खिताब जो है डेंजरस ब्यूटी का वो इनको जा सकता है, राइट। क्योंकि ये इतनी करिस्मेटिक दिखती हैं, इतनी अट्रैक्टिव दिखती हैं, लेकिन होती भाई साहब बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट होती हैं, ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं,
और डॉल्फिन फैमिली में होती हैं और वर्ल्ड ओशंस में रहती हैं। ठीक है, इनको रहने के लिए बड़ा समंदर चाहिए, छोटी मोटी झील नदी वदी में नहीं पाई जाती हैं। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन कौन सी थी, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, वो अब विलुप्त हो गई है। वो अमेजोन में पाई जाती थी पहले, लेकिन अब वो विलुप्त हो गई है। तो उसके बारे में आपको पता होगा, हमने डिस्कशन किया था। याद आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे ढंग से। ठीक है, तो अब बात हम इनकी करते हैं कि इनकी बात जब होती है ना, तो ये एक्सट्रीमली सोशल हैं, बहुत सोशल प्राणी हैं। इनको ज़्यादा ये मतलब बहुत जिसको बोलते हैं ना नक्चड़ी टाइप की नहीं है, सोशल है। ऑर्काज ये जो है बेसिकली पॉड्स में ट्रैवल करती हैं और उनको कम्युनिकेशन का अपना नेटवर्क होता है। और जब हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे ऑर्काज के बारे में, तो आपको याद होगा कि ऑर्काज की एक बड़ी खूबसूरती भी है कि अगर आप इनको डॉल्फिन्स के साथ रख देते हैं, अगर आप इनको जिसको बोलते हैं ना डॉल्फिन्स की कुछ प्रजातियों के साथ अगर आप इनको रख देते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर एक्सेंट में वो डॉल्फिन के जो कम्युनिकेशन है उसको पकड़ लेती हैं और उसी तरह से ये भी कम्युनिकेट करने लगती हैं। तो दे आर वेरी गुड एट कैचिंग द एक्सेंट ऑल्सो, राइट। इसके अलावा एडल्ट ऑर्का जो होती है उसका वेट जो है, अगर हम इनकी वजन की बात कर लें तो वो 6 टन तक हो सकता है और ये तकरीबन कितना 100 पाउंड ईच डे इनको खाना चाहिए होता है। ठीक है, अब इनका वजन आप समझ लीजिए 6 टन। 6 टन मतलब भाई साहब कितना, 600 किलो। 600 किलो के ये प्राणी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको खाना भी चाहिए होगा खाने के लिए, है ना। अब 600 किलो का शरीर अगर इनको चलाना है और इतनी इनको मेहनत करनी है वर्ल्ड ओशंस में तैरने की, तो इनको क्या चाहिए होगा, भरपेट इनको भोजन भी चाहिए होगा। तो बहुत भरपेट भोजन तो वैसे क्या ज़्यादा तो नहीं है, 600 किलो के शरीर के हिसाब से 100 पाउंड के आसपास ही खाना खाती हैं, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते इसको। लेकिन इनको क्या खाना पसंद होता है, इनको क्योंकि पानी में रहती हैं तो इनको सील्स खाना बड़ा पसंद होता है, इनको सी लायंस खाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि सी और सी लायंस में कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये अपन ने जो पहले किया था सीरीज कंफ्यूजिंग एनिमल का, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था सील और सी लायंस में डिफरेंस, तो अब ये बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कोई फर्क नहीं करती सील और सी लायंस में, ये दोनों को बहुत ही तन्मयता से खा लेती हैं। ठीक है, इनके लिए कोई फर्क नहीं है। ओके, अब ये स्मॉलर वेल्स ये ऐसी हैं कि ये बेसिकली अपनी ही प्रजाति जो है, वेल्स जो हैं वो भी जो छोटी प्रजाति की वेल्स होती हैं ये उनको भी खा लेती हैं। ये डॉल्फिन्स जो होती हैं ना, डॉल्फिन्स भी खा लेती हैं। मतलब इमेजिन, ये इस मामले में बहुत ख़राब है, डॉल्फिन्स भी खा लेती हैं। डॉल्फिन्स कितनी क्यूट सी होती हैं, कितनी प्यारी होती हैं, और आपको मालूम है ना डॉल्फिन्स और पोर्पोइसेस अलग होती हैं, ये उनको भी खा लेती हैं। इनके नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इनको सील खाना पसंद होता है। फिश, चलो इतने बड़े बड़े जीव अगर नहीं मिले, इतने जीव पे एकदम ये अटैक नहीं कर पाई और इतने बड़े बड़े जीव ये नहीं खा पाई, तो ये छोटे मोटे खानों से भी काम चला लेती हैं। और ये क्या करती हैं, ये फिर जो छोटे मोटे खाने मतलब फिर ये बड़ी संख्या में उसको खा लेती हैं। ठीक है, तो फिश भी खा लेती हैं, स्क्विड्स खा लेती हैं, इनफैक्ट ये शार्क की भी कुछ एक प्रजातियां जो है ये अपना भोजन बना लेती हैं। ठीक है, इसके अलावा टर्टल्स खा लेती हैं, सी बर्ड्स तो ये खा ही लेती हैं। सी बर्ड्स कैसे खा लेती हैं मालूम है, पानी से बाहर आती हैं और अगर कोई सी बर्ड है तो उस पर ये झपट्टा मारती हैं और ये खा लेती हैं, तभी तो एपेक्स प्रेडेटर है भाई। ऐसे ही थोड़ा इनको इसकी उपाधि मिली है कि ये एपेक्स प्रेडेटर है। तो ये बेसिकली सी बर्ड्स भी खा लेती हैं, सी ऑटर्स भी खा लेती हैं। और ऑर्कास जो है बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हंटर होती हैं। कोऑर्डिनेटेड हंटर मतलब जैसे मैंने कहा कि सोशल प्राणी हैं, एक दूसरे के साथ रहना इनको पसंद है, तो ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना घात लगा के शिकार करना, ये घात लगा के शिकार करती हैं और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड काम है इनका। बिल्कुल कोई इधर उधर नहीं जाता, पूरा जो इनका जो ग्रुप है, जो इनकी जो फैमिली है ना, वो बिल्कुल घात लगा के एक साथ शिकार करती है, ग्रुप्स में करती है। और कैसे करती है, वो पहले इतना थका देती है, इतना परेशान कर देती है, इतना ट्रॉमेटाइज कर देती है अपने प्रे को कि वो वैसे ही अपने हथियार डाल देता है इनके सामने। ठीक है, ये इनके जो शिकार का जो इनका जिसको आप कहते हैं ना, इनकी मोडस ऑपरेंडी जो है वो ये है कि अपने शिकार को इतना टेरराइज कर दो, इतना एग्जॉस्ट कर दो कि वो पहले ही अपने हथियार जो है वो डाल दे और फिर ये उसको खा लेती हैं। ठीक है, इस वजह से इनको कहा जाता है एपेक्स प्रेडेटर। दे ऑफन टारगेट वेल काफ्स सेपरेटिंग फ्रॉम देयर मदर्स एंड ड्राउनिंग देम। और ये खासकर दे आर वेरी जिसको आप बोलते हैं ना बहुत ही निर्दयी भी हैं एक मामले में। निर्दयी क्यों, कि वेल्स के जो छोटे वेल्स होती हैं ना, छोटे जो बेबी वेल्स होती हैं, उनको भी क्या करती है मालूम है, वेल्स को आपको मालूम है ना बाहर आने के लिए जो स्प्राउट चाहिए होता है, स्नाउट जो है उनको, कई बार वो पानी के बाहर आती हैं वेल्स, तो कई बार ये क्या करते हैं, ये उनके जो बच्चे होते हैं, बड़ी वेल्स को तो नहीं खा पाएंगी ये, तो छोटी जो वेल्स होती हैं या उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये अपनी मदर से जब वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनको घेर लेती है और उनको बेचारों को ये पहले डुबा देती हैं पानी में और फिर उनको अपना खाना बना लेती हैं।
तो इतनी ख़तरनाक ये ऑर्कास होती हैं, राइट। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि इनको एपेक्स प्रेडेटर बोला गया है। फाइन, अब आ जाते हैं अपन एक ऐसे नाम पे जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। जैसे टाइगर होते हैं ज़मीन पर, वैसे ही शार्क होती हैं पानी में, ठीक है। और इनको एपेक्स प्रेडेटर मानने के लिए या बोलने के लिए ज़रूरत ही नहीं है मुझे आपको ये बताने की, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है कि क्यों इनको एपेक्स प्रेडेटर बोला जाता है। अब मूवी आपने जॉज तो देखी होगी, है ना। जॉज मूवी की तर्ज पे आपको एक और मालूम होगा कि एक जो वाटर थिएटर है वो स्टार्ट किया गया है, मरीन थिएटर, जिसमें वो जो जॉज मूवी है वो बाकायदा दिखाते हैं, बिल्कुल उसमें आपको ट्यूब व्यूब में लेटना होता है और बड़ा सा थिएटर लगा हुआ है और वहाँ पे ओपन थिएटर है और उसमें जॉज मूवी वो दिखाते हैं पानी में लेट के, ठीक है। और ये कहा गया है कि अगर भाई साहब आपने वो मूवी पूरी देख ली तो बिल्कुल यू आर एंटाइटल्ड फॉर अ प्राइज। इतना आप समझ सकते हैं कि इतनी खतरनाक इनका जो पिक्चराइजेशन था इनके ऊपर किया गया था जॉज मूवी में। और देखा जाए तो एक तरह से अतिशयोक्ति नहीं है, ये एग्जैजुरेशन नहीं है, ये होती भी खतरनाक है, ठीक है। एक और मैंने अभी एक जोक भी पढ़ा था जिसमें किसी ने कहा कि हैविंग द नेम ऑफ अ डॉग एज शार्क वाज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन ऑन द बीच। मतलब समझ में आया आपको? मतलब ये कि किसी के डॉग का नाम जो था वो शार्क था और वो बीच पे शार्क शार्क करके उसको ने आवाज़ दी होगी अपने डॉग को, और जितने लोग थे वहाँ पे वो भगदड़ मच गई और लोग जो हैं बीच में जैसे गए थे एंजॉयमेंट के मूड में थे, हॉलीडे के मूड में थे, बिल्कुल वैसे के वैसे निकल के वो भागे बाहर की तरफ, राइट। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि इनका कितना टेरर है और कितना इनका खौफ है लोगों के अंदर। तो अब बात करते हैं आगे। थैंक्स टू जॉज द ग्रेट वाइट शार्क has a reputation of being a ruthless but unintelligent predator and the danger to human। लेकिन ये जो है ये सब कुछ कहा जाता है कि ये सब कुछ सही है अपनी जगह पे, अतिशयोक्ति भी है नहीं है, ये है भी उतनी खतरनाक, एग्जैजरेटेड भी नहीं है। लेकिन एक बात ये कही जाती है कि इनको उस मूवी में या बाकी एक जो रेपुटेशन बनी हुई है इनकी, ये बोला जाता है कि बहुत ये रूडलेस तो हैं, मतलब ये जो भी प्राणी मिलता है उसको खा तो जाती हैं, लेकिन ये इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं होता। ये अपने आप में सही बात नहीं है। शार्क्स आर नोन टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव एंड शार्क्स आर नोन टू बी क्वाइट इंटेलिजेंट ऑल्सो, यू नो दैट। एंड ऑल्सो शार्क्स में एक और खासियत होती है, वो ये कि वो पानी में खून को पहचान लेती हैं। अगर खून होगा कहीं पानी में तो बहुत दूर से भी, काफ़ी अगर वो मीलों दूर भी हैं, तो एक तो आपको मालूम है ना अल्ट्रासोनिक की वजह से भी, और दूसरी बात की वजह से उनका जो सेंस है वो काफ़ी एडवांस होता है, और दूसरी बात ये होती है कि वो पानी में खून को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। लेकिन अब अपन एक और बात करते हैं कि ये जो एक बात बोली जाती है ना कि इंसानों पे हमला करती हैं और इंसानों को खा जाती हैं और इंसानों को मार देती हैं, ये इसके ऊपर भी बहुत सारी एक और तथ्य हैं जो सामने आते हैं। वो ये आते हैं कि अगर आपने एक इंटरव्यू था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था, जब हम बात कर रहे हैं जो चीफ एडमिरल थे यूएस नेवी के, उनके बारे में जब बात की गई थी, उन्होंने एक बात बोली कि भाई मैंने जब हमें शार्क्स और उनके ऊपर जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे जो एरियाज़ होते हैं द वाटर इज़ नोन टू बी इन्फेस्टेड विद शार्क्स, बट वहाँ पे ये बोला जाता है कि जब हम ट्रेनिंग के दौरान में सील ट्रेनिंग जो होती है, जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है, वो दी जाती है, तो वी आर ऑफन टॉट, हमें सिखाया जाता है हमारे ट्रेनर्स के थ्रू कि इफ़ यू एवर एनकाउंटर अ शार्क यू कैन जस्ट बी इन योर वाटर्स, राइट, डोंट लीव योर वाटर एंड डोंट स्विम अवे। मतलब अपना पानी छोड़ के आप अलग डायरेक्शन में मत भागे, इंस्टेड hit the shark on the snout, आप शार्क को पंच कीजिए on the snout and it will run away, ये कहा जाता है। ये उन्होंने कहा, पर उन्होंने एक और बात बोली कि इतने सालों के उनके एक्सपीरियंस में या उनके ट्रेनर के एक्सपीरियंस में they have not come across a single incident where the naval officer or where the cadet was ever harmed by a shark। ठीक है, तो बहुत सारी जो हैं इसके ऊपर अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं, आप अपन सुनते हैं। जो हमारा जानने वाला सच है वो ये है,
ठीक है। अब ये बात हुई है कि जो अटैक्स करती है ना, बेसिकली जॉर्ज फिल्म में कुछ भी दिखाया हो, जो बात जो नेवल चीफ ने कही, हम उसकी बात मानते हैं कि बेसिकली ह्यूमंस पे अटैक शार्क का बहुत रेयर माना जाता है, बहुत ही रेयर ये देखा गया है कि उन्होंने ह्यूमंस पे अपनी तरफ से आगे से आके अटैक किया हो। ठीक है। अब कोई भी जानवर जो कि पानी में है या कहीं पे भी है, अगर उसको खतरा महसूस होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो रिटेलिएट करेगा। एंड व्हेन द एनिमल इज ऑफ दिस लेवल, राइट, इतना बड़ा है, इतना बड़े डील डोल का जानवर है, तो ऑब्वियसली अगर वो रिटेलिएट करेगा या वो एग्रेसिव मोड में आएगा या वो अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली उसका जो अटैक है उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होगा, राइट। तो दैट इज सेड एंड डन, बट ऑन द फैक्ट्स, the fact remains that attack of sharks on humans are rare, and scientists now understand great whites to be intelligent, curious social creatures that fear orcas. ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है, इनको साइंटिस्ट बाकायदा, ये प्रूवन फैक्ट है कि वो अनइंटेलिजेंट नहीं होती हैं, वो बहुत क्यूरियस होती हैं नेचर से, उनके अंदर सेंस है होता है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है उनका, और उसके अलावा वो सोशल भी होती हैं। लेकिन ऑर्कास, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ी ना, ऑर्कास जो है उनसे डरती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ऑर्कास जो हैं वो प्रेडेटर हैं जो कि इनको भी नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, तो दे आर अफ्रेड ऑफ ऑर्कास। नाउ ग्रेट वाइट्स हैव द ब्रॉड रेंज अक्रॉस कोल्ड टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस। ये ज़्यादातर कहाँ रहती हैं? वर्ल्ड ओशंस में काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। और कहाँ रहती हैं ग्रेट वाइट्स जो हैं? वो आपको मिलेंगी ब्रॉड रेंज अक्रॉस कोल्ड टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस में, राइट। ज़्यादातर इनका जो एरिया है आप कह सकते हैं पैसिफिक में और अटलांटिक में देखी जाती हैं काफ़ी मात्रा में। दे हंट मरीन मैमल्स एंड ऑल्सो फीड ऑन टर्टल्स एंड सी बर्ड्स। अब ये मरीन मैमल्स को तो जाहिर सी बात है पानी में रहती हैं तो खाती हैं, लेकिन इसके अलावा हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो हैं ये क्या करती हैं, ये टर्टल्स इनको खाना बहुत पसंद होता है, और उसके अलावा सी बर्ड्स भी, क्योंकि आपको मालूम है ना ये पानी से बाहर आके द शार्क्स कैन कम आउट ऑफ वाटर। हैव यू एवर सीन दिस ऑन वाटर सर्फेस? फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, राइट। तो दिस मीन्स दैट शार्क इज ऑलमोस्ट एट द वाटर लेवल, राइट। तो इसका मतलब ये है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो एट द लेवल है तो वो सी बर्ड्स को भी कई बार अपना प्रे बना लेती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अ कॉमन हंटिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स गेटिंग डायरेक्टली बिलो इट्स प्रे एंड स्विमिंग अप टू अटैक फ्रॉम बिलो। लेकिन इनका जो एक टेक्निक है वो सबसे जो एक जिसको बोलते हैं ना मोडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं, जब हमने ऑर्कास की मोडस ऑपरेंडी की बात की कि वही वो अपने प्रे को थका देती हैं, ये क्या करती हैं, ये सी बर्ड्स को तो पकड़ सकती हैं, लेकिन अगर ये मरीन एनिमल के ऊपर घात लगा के बैठी हैं तो ये क्या करेंगी, ये पानी के नीचे, जैसे यहाँ पे कोई अगर है, कोई एनिमल यहाँ पर है तो ये यहाँ पे आएंगी नीचे, जैसे आप यहाँ पे देख के समझ लीजिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पर है कोई एनिमल, मान लीजिए यहाँ पे कोई एनिमल इनको दिख रहा है, तो ये बिल्कुल इसी तरह ये नीचे आएंगी और फिर ये नीचे जाके उस पे उसके सर्कल लगाना चालू करेंगी, इसको सर्कुलर मोशन में घेरेंगी और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाके उस पर अटैक करेंगी और फिर दबोचेंगी। ठीक है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है अटैक करने की। ओके, अब अपन बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, और फेसिंग प्रेशर्स फॉर ह्यूमन ग्रेट वाइट पॉपुलेशन हैव प्लमेटेड इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। अब प्रॉब्लम यह हो गई है कि इनके ऊपर भी, जब हम इंसानों की बात करते हैं ना, हम बोलते हैं कि हमें शार्क से खतरा है। भाई हमें शार्क से खतरा नहीं है जितना खतरा शार्क्स को हमसे है, राइट। जितना खतरा शार्क्स को या वेल्स को या पूरी की पूरी जो एनिमल किंगडम है उसको हमसे है ना, उतना खतरा हमें किसी से भी नहीं है, और ये सच्चाई है। और इसी वजह से वो शार्क भी उससे अछूती नहीं बची है, उनका भी जो नंबर है वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया है थैंक्स टू अस ह्यूमंस एंड हमारी एक्टिविटीज़। तो आज के बाद जब आप बोलें एपेक्स प्रेडेटर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एपेक्स प्रेडेटर हम खुद हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इन भाई साहब के बारे में भी मुझे आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में भी बोलने के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि ज़मीन पे ये हैं, पानी में शार्क है, तो इनके बारे में भी बोलना बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूरज को क्या दिया दिखाना। ये तो आपको मालूम ही है कि एपेक्स प्रेडेटर हैं। क्यों हैं? राजा माने जाते हैं भाई, राजा माने जाते हैं। राजा जो है ऑब्वियसली वो तो उसका नाम नहीं आएगा एपेक्स में, तो किसका आएगा? अब हम बात करने वाले हैं टाइगर की, और बात करने वाले हैं पैंथेरा टाइग्रिस की। और ये क्या है, ये तो आपको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं, तो आपको मालूम है ना ये किसने डेवलप किया था।
ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हमने पढ़ा हुआ है ना, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके एपिक्स प्रेडेटर होने की। अब इनके बारे में तो क्या ही बोला जाए जो आपको नहीं पता है, बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं कि हम बात करते हैं शिकारी जो है, या सबसे बड़ा जो शिकारी माना जाता है, जो जंगल का राजा माना जाता है, वो कौन होता है? बाघ होता है, राइट, टाइगर होता है। और ये कैसे होते हैं? इनको अकेले रहने वाले प्राणी होते हैं, ये ज़्यादा सोशल नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली राजा है तो राजा अकेला ही होता है, पूरी प्रजा के साथ में नहीं घूमता है। और नाइट टाइम हंटर्स होते हैं। और काहे पे रिलाई करते हैं प्राइमरली? ये बेसिकली इनका जो खाना है ना, ये अपनी साइट पे रिलाई करते हैं और साउंड पे रिलाई करते हैं। स्मेल इनकी जो है वो ज़्यादा ये लोकेट नहीं करते स्मेल से। इनकी जो आँख है, जो इनकी नज़र है, वो काफ़ी तेज़ होती है, और इनकी कान भी बहुत तेज़ होते हैं, राइट। तो इनको बहुत आसानी से जो है, बहुत दूर से भी ये समझ जाते हैं कि शिकार कहाँ पर है। और घात लगा के शिकार करना, जिसको बोलते हैं ना वाकई में घात लगा के शिकार करना, वो इनका तरीका है। ये अगर इनने अपना शिकार देख लिया तो आप देखेंगे कि अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक के वीडियो भी देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि टाइगर जो है वो छुपा हुआ है एक जगह पे, या कोई भी जो बिग कैट्स होती हैं वो जैसी झाड़ियों में छुपी हुई हैं, और बिल्कुल जिसको आप बोलते हैं ना एम्बुश अटैक टाइप का, वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, है ना। उसमें वो क्या करते हैं, घात लगा के बैठते हैं बिल्कुल कैमोफ्लाज होके, और उसके बाद वो धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे हर्ड है डियर का, तो उस पर क्या करेंगे, बिल्कुल घात लगा के धीरे 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 निकलना चालू करेंगे, और फिर वो स्पीड पकड़ेंगे और भाग के उसको दबोच लेंगे। ठीक है, मतलब वो इतना कि वो बिल्कुल भागने का जो अपने शिकार को मौका नहीं देते। ठीक है, इसमें इनको खाना क्या पसंद होता है, क्या का शिकार करते हैं, आपने देखा ही होगा कि शिकार जो है इनकी डाइट जो है वो इंक्लूड कर लेती है। हिरन तो बेचारे इनके बिल्कुल हर कभी इनके जो हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। हिरन का जो झुंड है उसमें ये ज़रूर लपकते हैं, उनको ज़रूर ये पकड़ लेते हैं, और एक आध जो है वो दबश में आ ही जाता है। अब होती है बात बफेलोस की, गोट्स की, लेपर्ड्स भी इनसे घबराते हैं। लेपर्ड्स को भी अगर ये हो गए तो लेपर्ड्स भी इनके सामने नहीं बच पाते। ठीक है, वाइल्ड पिग्स, एलिफेंट्स हालांकि ये एलिफेंट्स इनका डाइट का हिस्सा आप कह सकते हैं। अगर एलिफेंट को इनने मार गिराया है तो ये उनका डाइट का हिस्सा होगा, अदरवाइज शेर भी जो है वो हाथी से डरता है। ठीक है, अगर हाथी और शेर का सामना हो जाए आमने सामने, तो शेर जो है बहुत ज़्यादा हाथी पे एकदम से नहीं लपकता, लेकिन बात जाहिर सी बात है, गुस्सा आ जाए, फ्यूरियस हो जाए, तो फिर राजा तो राजा होता है कि फिर वो पीछे नहीं हटता, लेकिन वो अपनी तरफ से पहला हमला हाथी पे नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा होता है क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स, चिड़ियों को तो ये खाते ही हैं। टाइगर्स ज़्यादातर जब हम बात करते हैं छोटे जीवों की, छोटे एनिमल्स की बात करते हैं, तो उसमें ये कैसे शिकार करते हैं, उनको ये पकड़ते हैं। ठीक है, और टाइगर का जो पकड़ होती है ना, जो उनकी जो दांतों की जो बाइट होती है, उसमें इतनी ज़्यादा जिसको बोलते हैं जान होती है, इतनी ज़्यादा ग्रिप होती है, एक तो इनके उसमें दांतों में, और दूसरी बात वज़न ये इतना ज़्यादा डालते हैं कि ऑलमोस्ट क्रश कर सकते हैं अपने वेट से। और दूसरी बात, स्मॉलर प्रेस को कैसे करते हैं, उनके बैक ऑफ द नेक से पकड़ते हैं। टाइगर जो है हमेशा गर्दन के पीछे से हमला करता है। ठीक है, जो छोटे जानवर होंगे उनके नेक पकड़ेगा, गर्दन को, अगर आपने देखा होगा किसी हिरन वगैरह के शिकार को, तो हमेशा गर्दन पे लपकता है टाइगर, गर्दन को पकड़ेगा, और वो इतनी तेज उसका प्रेशर होता है उसकी बाइट का कि वो जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसको वो तोड़ देता है लिटरली अपनी बाइट से, इतना उसका वजन होता है। स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर देता है। और अगर कोई बड़ा जानवर है जिसको उसने शिकार पे घात लगाई है, और बड़ा जानवर है जो है, उसको वो क्या करेगा, उसको भी वो गले से ही पकड़ता है। टाइगर जो है वो हमेशा गले पे पकड़ेगा और उसको इतना क्रश कर देगा उसके गले को अपनी बाइट से कि उसका जो फूड पाइप है, जो विंड पाइप है, उसको वो सफोकेट कर देगा, पकड़ लेगा, इतनी जोर से उस पर प्रेशर डालेगा कि वो सफोकेशन से मर जाएगा। ठीक है, तो तभी कहा जाता है कि जो भी बिग कैट्स होती हैं, वाइल्ड कैट्स होती हैं, बल्कि इवन जो घर में पली हुई हमारे यहाँ बिल्लियाँ होती हैं, या अगर आप देख रहे हैं जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं, उनको भी क्योंकि कैट फैमिली का ही हिस्सा माना जाता है, इनकी मौसी माना जाता है, तो बिल्ली भी अगर आप कहेंगे ना कि बिल्ली भी अगर बंद कमरा दिख गया है, बिल्ली और अकेले कमरे में पकड़ लिया है बिल्ली ने, और बिल्ली अगर झपट्टा मारती है, तो बिल्ली का झपट्टा भी सबसे पहले आप देखेंगे कि गले पर अटैक करती है। बिल्ली भी सीधे कूदेगी आपकी गर्दन की तरफ, और ये खासियत होती है, ये एक आप कह सकते हैं ये एक निशानी होती है बिग कैट्स की या कैट फैमिली की, कि वो निशाना जो है हमेशा सीधे साधती हैं गले के ऊपर। ठीक है, तो टाइगर का जो निशाना होता है वो भी ऐसे ही होता है, वो गर्दन पे अटैक करता है, या तो पीछे से या फिर आगे से। अगर बड़ा जानवर है तो उसकी आगे से, और पीछा जानवर, छोटा जानवर है जिसको वो दबोच सकता है, तो उसकी गर्दन पे पीछे से, और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देता है।
अब जब हम बात करते हैं टाइगर्स की, तो उनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए तो आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन में टाइगर का होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कार्निवोरस है, जाहिर सी बात है, अब शेर है तो घास तो खाएगा नहीं, कार्निवोरस जीव है, और लेकिन इसका फूड चेन में बहुत बड़ा रोल है, तो इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वरना कहा जाता है कि अगर टाइगर्स पूरी तरह विलुप्त हो गए, एक टाइगर्स और एक आपके बारे में एक और बात बोली थी ना मैंने कि आइंस्टाइन का कहना है कि अगर मधुमक्खियां भी विलुप्त हो गई तो भी पूरी की पूरी जो फूड चेन है, इकोलॉजी है, वो डिसबैलेंस हो जाएगी और दुनिया का जो आप कहते हैं ना कि एक तरह से जो फूड चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। ठीक है, पहले एक टाइम पे एशिया में और पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते थे, लेकिन पोचिंग की वजह से, पोचिंग क्या होता है, इलीगल हंटिंग जो होती है टाइगर्स की, हमारे यहाँ तो खैर टाइगर्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो टाइगर्स को तो ऑब्वियसली एक अलग ही आप कह सकते हैं, एक अलग ही लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, क्योंकि हमारा नेशनल एनिमल है। तो टाइगर का शिकार तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो गई हमारे यहाँ। जनरली वाइल्ड लाइफ को भी हमारे यहाँ प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पोचिंग और हंटिंग की एक्टिविटीज़ चलती हैं और उनको रोकना अभी थोड़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से आप कहें कि ख़त्म हो गया या कंट्रोल कर लिया गया है, तो ये सच नहीं है। ठीक है, आज इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में माना जाता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई जिस हिसाब से थोड़ा प्रिजर्वेशन का और कंजर्वेशन का काम चल रहा है, सेव द टाइगर जैसे चल रहा है, अपने यहाँ मुहिम चलती है सेव द टाइगर, वो जैसे चल रही हैं, तो इस हिसाब से कहा जाता है कि भाई इसको थोड़ा सा जो सेंचुरीज बनी हैं, टाइगर रिजर्व्स बने हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिला है, संरक्षण मिला है। और लेकिन फिर भी अभी कहा जाता है कि अगर वर्ल्ड में बात करें तो 4000 के आसपास संख्या बची है टाइगर्स की, जो कि अच्छी संख्या नहीं है, इसको और बढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन बात कर रहे थे अपन एपेक्स प्रेडेटर की, और एपेक्स प्रेडेटर तो आप ये इनके शिकार करने के तरीके से ही समझ गए होंगे कि इनको एपेक्स प्रेडेटर क्यों कहा जाता है। अब अपन आ जाते हैं टाइगर से निकल के अपन ये ठंडे प्रांत के जीव पे आ जाते हैं, जिसका नाम है क्या, पोलर बेयर। पोलर बेयर, क्यूट क्यूट पोलर बेयर, लेकिन ये इतने क्यूट होते नहीं हैं। ठीक है, एपेक्स प्रेडेटर हैं ये। एपेक्स प्रेडेटर मतलब बहुत बढ़िया घात लगा के शिकार करने वाले, और ये बात हो रही है ठंडी जगहों पे, सी की और आइस की। ठीक है, मेरीटाइम बेयर एंड पोलर बेयर आर सेल्डम फार फ्रॉम सी आइस। जाहिर सी बात है, पानी में ही रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। और क्या है, दे हंट सील्स एंड अदर स्मॉल मैमल्स, फिश एंड सी बर्ड्स एंड स्केवेजेस, carcasses of seal, walruses and whales. They prefer prey is ringed seal. इनको सील्स का बड़ा शौक होता है, ये सील्स खाने के बड़े शौकीन होते हैं। ठीक है, पानी में क्या करते हैं, एंटार्क्टिक वगैरह में जब ठंड में, वहाँ पे तो वैसे ही है ठंड, एंटार्क्टिक में तो क्या ही ठंड की बात करें अपन, ठंड तो वहाँ पे होती है। साइबेरिया में भी ये बहुत पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ में जब पूरा जम जाता है ना, जो लेक्स, नदी, समंदर, सब ये समंदर में पाए जाते हैं वैसे। ठीक है, सी में रहते हैं ये। तो जब जम जाता है पूरा, तो ऐसे मुंह से ही उस पर छेद करते हैं पानी में, और उसमें से फिर ये जो एनिमल्स हैं उसमें पकड़ लेते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे नेशनल ज्योग्राफी में, बड़ा मज़ेदार तरीका होता है इनका अपने खाने को पकड़ने का। ठीक है, और सील्स खासकर इनका फेवरेट भोजन होता है। मतलब मछली मिल जाए तो मछलियाँ भी खाते हैं, मछली खाने के भी बड़े शौकीन होते हैं, जो मिल जाए। लेकिन सील्स के मतलब जैसे अपना खाना होता है ना, कुछ अपन खाने को तो दाल चावल भी खा लेते हैं, खाने को अपन करेला भी खा लेते हैं, टिंडे भी खा लेते हैं, गोभी भी खा लेते हैं, लेकिन कोई बोले कि फेवरेट खाना क्या, तो अपन बोलेंगे यार पिज्ज़ा बहुत पसंद है, या मंचूरियन बहुत पसंद है, या बर्गर बहुत पसंद है। तो उस टाइप से जो इनका फेवरेट खाना है, खाने को तो बेचारे मछली वछली भी खा लेते हैं, वॉलरसेस भी खा लेते हैं, वेल्स के भी जो थोड़े बहुत अवशेष बचते हैं वो भी खा लेते हैं, लेकिन सील इनका फेवरेट खाना है। ठीक है, और ये कार्कसेस ऑफ सील भी खा लेते हैं, मैमल्स भी अगर इनको मिल जाते हैं वहाँ पे जो ठंडे प्रदेशों में, वो खा लेते हैं। और प्रेफर्ड जो है वो रिंग्ड सील खासकर बहुत पसंद होता है इनको। पोलर बेयर विल वेट बाय द क्रैक इन द आइस टू ग्रैब सील कमिंग अप फॉर एयर। अब ये क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे पानी पूरा जमा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसमें मुंह से थोड़ा सा छेद कर लेते हैं अपना। और कई बार जो क्रैक्ड होते हैं ना, पानी जो है सतह पे पूरा जमा हुआ है, कई बार वो पानी में क्रैक पड़ जाते हैं। और सील्स क्या होते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं। अब ये पानी के अंदर ये तो जाएंगे नहीं, ये ऊपर रहते हैं पानी के। और सील्स जो है वो बाहर जैसे ही आता है, क्रैक में से मुंह निकालता है अपना सांस लेने के लिए, बस उसने मुंह निकाला और इनने उसको दबोचा। ठीक है, बिल्कुल एकदम घात लगा के बैठते हैं, और बिल्कुल जैसे ही उसने मुंह निकालता है वैसे ही उनको ये दबोच लेते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, या फिर खींच के उसको बाहर ले जाते हैं, या फिर एक काम करते हैं ये कि अगर कोई सील है जिसको धूप वूप वहाँ पे तो वैसे तो निकलती नहीं है, लेकिन बाहर निकला हुआ है सील, पानी से भी बाहर निकल जाता है, बाहर निकल के बाहर अगर कहीं आराम से शांति से थोड़ा बैठा है वो सील, या जिसको आप कहते हैं कि
पानी के अंदर नहीं है, तो या तो अगर ये बाहर है वो पानी के अंदर है तो पानी से इसको घसीट लेंगे, या फिर अगर सील पानी के बाहर बैठा है आराम से थोड़ा सोच के कि थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में, तो ये महाराज पानी के अंदर जाएंगे और पानी के अंदर से तैरते 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 वो सील के नीचे जाएंगे और फिर बाहर से आएंगे, पॉप आउट होंगे और फिर उस सील को दबोच लेंगे। तो बेचारा मतलब वो सील जो है उसका मरना तय है, चाहे वो पानी के अंदर रहे चाहे बाहर रहे। अगर इनकी नज़र बच गई पड़ गई उस पर, तो बस उसका तो राम नाम सत्य है होना बन गया है, बिल्कुल तय बात है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब क्लाइमेट जैसे जैसे हालांकि लेकिन चेंज होता जा रहा है ना, जैसे जैसे आपको मालूम है कि बर्फ़ पिघलती जा रही है हमारे पोल्स पे, और आपको मालूम है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता जा रहा है, और बहुत बड़ा जो चंक है आइसबर्ग का वो भी ब्रेक होता जा रहा है एंटार्क्टिक आर्कटिक से। तो आर्कटिक सी जो है वो मेल्ट होने लगा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, पोलर बेयर्स को अब उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो खोता जा रहा है। एक बहुत ही मूविंग सा मैंने नेशनल ज्योग्राफी के एक वीडियो देखा था जिसमें वो पोलर बेयर था, उसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो उन्होंने उसकी पूरी साइकिल जो है उन्होंने वो की थी, शूट की थी। और उसमें वो क्या होता है कि वो अच्छा खासा मोटा तगड़ा एकदम गोलू मोलू टाइप का पोलर बेयर रहता है, उसको वो शूट करना चालू करते हैं और उसको खाना नहीं मिलता, इतना ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट चेंज हो जाता है कि वो कहीं से भी खाना नहीं मिल पाता उसको, धीरे 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 वो दुबला होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। इवेंचुअली उसको थोड़ी एक आध दो मछली मिल जाती है तो वो पेट भर लेता है। इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उसको फोकस करते हैं और पता चलता है वो धीरे धीरे दुबला होते 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 वो बेचारा थोड़ा सा बर्फ रहती है और जिस पे वो रहता है, बाकी वो पानी पिघलने लगता है आसपास का, उस पर रहता है और धीरे धीरे वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो पूरा का पूरा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उसके कारण उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म होता जा रहा है और इस कारण उनके जीवन पे भी खतरा जो है वो मंडराने लगा है। और हंटिंग का और पोचिंग का तो प्रॉब्लम है ही। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया किसके बारे में, पोलर बेयर के बारे में। अब अपन आ जाते हैं बॉल्ड ईगल पर। ठीक है, बॉल्ड ईगल, अब ये एपेक्स प्रेडेटर की लिस्ट में क्यों है, ये तो अगर आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख रहे हैं तो ही आप देख के समझ जाएंगे। इनकी आंखों की दृढ़ता देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉल्ड ईगल प्रेडेटर के उसमें हमारी लिस्ट में क्यों आती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में ये भी कहा जाता है बॉल्ड ईगल एक अमेरिकन बहुत जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ही अचूक निशाना जिसको कहते हैं वो बॉल्ड ईगल का होता है। इनकी नज़र जो है ना बिल्कुल जिसको आप बोलते हैं कि बिल्कुल चील जैसी नज़र होना, वो भी इनके लिए आप कह सकते हैं। दूसरी बात जब ये बोली जाती है कि अमेरिका से इनका बहुत पुराना वास्ता है, बहुत नाता है। जब हम बॉल्ड ईगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सी कंट्री आती है, हमारे दिमाग में कंट्री आती है नॉर्थ अमेरिका। मतलब नॉर्थ अमेरिका में भी कौन सा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इसको बॉल्ड ईगल को, अगर आपने सील देखी है नॉर्थ अमेरिका की तो आपने देखा होगा, ये ओवल ऑफिस पे भी अगर आपको याद आ रही है ओवल ऑफिस की पिक्चर तो आपके दिमाग में होगा, व्हाइट हाउस में जो ओवल ऑफिस है मैं उसकी बात कर रही हूँ, राइट, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में अगर आ रही होगी तो आपने जो सील है अमेरिका की उसमें एक बॉल्ड ईगल की फोटो है, राइट। तो जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने बॉल्ड ईगल को चूज किया एज अ सिंबल ऑफ द एम्बलम, राइट। एम्बलम का जो सिंबल चूज किया, क्यों, क्योंकि ये बात की जाती है कि डिनोट करती है फ्रीडम को और स्ट्रेंथ को और करेज को अमेरिका के। ठीक है, और ग्रिट को भी, एक तरह से ग्रिट और स्ट्रेंथ और फ्रीडम, तीनों चीज़ों को ये डिफाइन करती हैं। एंड दैट इज वाई द फाउंडिंग फादर्स फाउंड बॉल्ड ईगल एज परफेक्ट टू बी द एम्बलम ऑफ द स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब लेकिन एक और राष्ट्रपति थे, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब मैंने आपको बर्ड्स ऑफ प्रे के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि एक राष्ट्रपति ऐसे भी थे जिनको बॉल्ड ईगल के बारे में थोड़ी सी उनको आपत्ति थी और उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ ठीक है, स्ट्रेंथ और ग्रिट अपनी जगह पे है, बट दिस इज नॉट द बर्ड ऑफ अ वेरी हाई मॉरल वैल्यू। याद है आपको? अगर नहीं याद है तो जो बर्ड्स वाली हमने सीरीज की है उस पर जाइए और वहाँ पे वो क्वेश्चन लाइए और और मुझे बताइए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आईजीक्यू में आते हैं। ओके, चलिए खैर अपन बात करते हैं बॉल्ड ईगल की। और क्या बात करने वाले हैं अपन कि ड्रिवन नियरली टू द एक्सटेंशन बाय द हंटिंग एंड पेस्टिसाइड्स, द बॉल्ड ईगल टुडे इज अ कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी। इसको एक्चुअली एक टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गए थे इसके नंबर, और बहुत ही उसमें आ गया था जिसको आप बोलते हैं ना एंडेंजर्ड की स्पीशीज़ में आ गया था। लेकिन इसका जो मुहिम थी इसको कंजर्वेशन की और इसको बचाने की, वो बहुत युद्ध स्तर पे हुई, बहुत ज़्यादा चली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भाई
एम्बलम पे जिसका सिंबल हो वो जो ईगल है उसको लुप्त आप कैसे होने दे सकते हैं, है ना। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुहिम चली, बहुत उसको कंजर्वेशन के ऊपर उसके बहुत काम किया गया और फाइनली उसका जो कंजर्वेशन है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सक्सेस स्टोरी कि वो अब अच्छी तरह से किया जा चुका है एंड फाइनली इट इज़ आउट ऑफ द लाइन ऑफ डेंजर। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि ये जो पावरफुल बर्ड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये लार्जेस्ट रैप्टर मानी जाती हैं कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका की। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नॉर्थ अमेरिका से हम इनको एसोसिएट करते हैं। और ये कहाँ रहती हैं, ये नॉर्मली दे टेंड टू लिव नियर द वाटर बॉडीज, इनको पानी के आसपास रहना पसंद होता है, चाहे वो लेक हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे आप कह सकते हैं कि ओशन वाटर्स हो, वहाँ पे इनको रहना पसंद होता है। एंड साइटिंग ऑफ द बॉल्ड ईगल बहुत अच्छा माना जाता है अमेरिका में। अगर कोई कहीं पे साइट हो जाए बॉल्ड ईगल तो बहुत बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत, जिसको हम कहते हैं ना हमारे यहाँ शगुन जैसे बोलते हैं, वहाँ पे इसको गुड ओमन माना जाता है कि अगर आपने बॉल्ड ईगल को साइट किया है तो। ठीक है, और स्पेशली अगर आपने इनके जोड़े को साइट कर लिया तो बहुत ही ज़बरदस्त वो माना जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं इनके खाने की। ये बेसिकली क्योंकि पानी के आसपास रहते हैं तो इनको आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मछली है ना तो मछली को अगर ये ऊपर हैं कितने भी 1000 फीट ऊंचाई पे भी हैं तो इनका जो नज़र होती है वो इतनी परफेक्ट होती है कि उतनी ऊपर से भी ये डाइव मार सकती हैं, मतलब फ्लाइट ले सकती हैं इतनी स्पीड में और उस मछली को ये पकड़ सकती हैं। ठीक है, इतना इनकी स्पीड होती है और इतनी तेज़ इनकी नज़र होती है। ठीक है, उसमें से दे हैव अ वेराइड डाइट दैट इंक्लूड्स, मतलब मछली तो ठीक है, उसके अलावा इनको छोटे मोटे जो मैमल्स हैं वो खाना पसंद होता है, स्क्विरल्स, रैबिट, सी ऑटर, खासकर सी ऑटर के जो पप्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इनको खाना बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, बॉल्ड ईगल को आप कह सकते हैं कि अगर स्काई पे है, जैसे मैंने कहा कि अगर स्काई पे है या पर्च पे है और वो बिल्कुल अगर पानी में कोई नीचे कोई पानी में मछली है तो वो इतनी जोर से फ्लाइट लेके आएगी, इतनी तेजी से फ्लाइट लेके आएगी और मछली को दबोच लेगी अपने शार्प टेलेंस के बीच में। ये टेलेंस देख रहे हैं आप कि इस टेलेंस से आप बताइए कि कौन बच सकता है। इतने शार्प टेलेंस हैं, इतनी जोर की इनकी पकड़ होती है कि कोई भी जानवर, चाहे वो मछली हो चाहे कोई छोटा मोटा जानवर हो, वो सिर्फ छटपटा के रह सकता है, छूट नहीं सकता। इसलिए इनको एपेक्स प्रेडेटर कहा जाता है। और ये बेसिकली ये भी कहा जाता है कि भाई जब इनको खाना नहीं मिलता तो दूसरे जो बर्ड्स हैं या दूसरे प्रेज हैं उनके भी खाना जो है ये चुरा लेती हैं। ठीक है, और ये इसी वजह से, जब मैंने कहा ना क्योंकि खाना चुरा लेती हैं, यही कारण था कि वो जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था शी इज अ बर्ड ऑफ लो मॉरल कैरेक्टर, है ना। तो वो कौन है वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आप मुझे ये बताइएगा। अब मैं आपको इनकी नज़र के बारे में एक चीज़ बताऊं। जब हम कहते हैं ना चील जैसी नज़र, और वो भी बॉल्ड ईगल की नज़र की बात जब हो रही है तो कहा जाता है कि आप मान लीजिए कि आप 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे हैं। ठीक है, और 10 फ्लोर की बिल्डिंग से अगर आप नीचे देखते हैं तो अगर आप, और हम क्या देख पाएंगे, 10 फ्लोर की बिल्डिंग या 20 फ्लोर की बिल्डिंग मान लीजिए, 20 फ्लोर की बिल्डिंग से आप और हम नीचे क्या देख पाएंगे, आप और हम नीचे अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो देख पाएंगे और वो भी हमको बड़ी छोटी छोटी सी दिखेगी, है ना। पर इनकी नज़र के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी नज़र इतनी पैनी होती है, इतनी तेज़ होती है कि ये अगर 10 फ्लोर या 15 फ्लोर या 20 फ्लोर की बिल्डिंग पे है तो नीचे अगर सड़क पे कोई छोटी सी चींटी भी है ना तो भी वो इनको नज़र आती है। तो कैन यू इमेजिन द साइट, जिसको आप कहते हैं कि जो विजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा इनका, राइट। एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई दे आर हियर ऑन द लिस्ट ऑफ एपेक्स प्रेडेटर। Now let's get to another one and we are talking about saltwater crocodile. Saltwater crocodile, जैसे कि आप इनको देख पा रहे हैं, ये जो है ये भी अपने आप में क्यों है एपेक्स प्रेडेटर की लिस्ट पे, ये मुझे नहीं लगता, देयर इज नो प्राइस फॉर गेसिंग इट। ये भी आप समझ सकते हैं कि क्यों सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो हैं वो इस लिस्ट पे आए हैं, इनको तो आना ही था। ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल माने जाते हैं दुनिया के। ठीक है, सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है, लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, उसमें भी क्रोकोडाइल की प्रजाति में भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है सबसे बड़े हैं। तकरीबन 21 फीट तक इनकी हाइट होती है। 21 फीट हाइट, आप समझ रहे हैं 21 फीट कितना बड़ा होता है। एक अगर आप प्रॉपर हॉल का साइज लेते हैं तो वो 21 फीट का होता है, उतना लंबा इनका साइज होता है तकरीबन। जबकि जो मादाएं होती हैं उनका साइज थोड़ा सा नरों से कम होता है, लेकिन फिर भी वो भी काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे रहते हैं, ये ज़्यादातर जितने भी कॉन्टिनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर सारे कॉन्टिनेंट्स में आपको पाए जाएंगे एक्सेप्ट फॉर दी एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ कॉन्टिनेंट्स, राइट, एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। कहाँ पे पाए जाएंगे, ज़्यादातर ये पाए जाते हैं नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनी में, इंडोनेशिया में। और कहाँ पे पाए जाते हैं, श्रीलंका में, इंडिया में, साउथ एशिया में, ब्रोनियो में और फिलीपींस में। ठीक है, वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं।
उसके अलावा जब ये हंट करते हैं तो क्रोकोडाइल्स के साथ क्या होता है कि वो अपने आप को नीचे पानी के अंदर रखते हैं, ठीक है, पानी के बाहर भी आ सकते हैं, पानी के अंदर रखते हैं और उसमें सिर्फ इनकी आंखें और उनकी जो नॉस्ट्रल्स हैं, नाक जो है, इनकी नथने जो हैं वो बाहर होते हैं पानी के, और ये बहुत धीरे धीरे ट्रेड करते हैं पानी के सरफेस पे और वेट करते हैं ये अपने जो इनका प्रे है उसको पानी में आने में। चाहे अगर ये किनारे पे हैं तो ये बिल्कुल पानी के अंदर छुपे हुए रहेंगे, और जब कोई पानी में जैसे कोई शिकार, जो कोई बफेलो है या कोई डियर है पानी पीने आया है, तो आप देखेंगे कि कितनी तेज झपट्टा मार के ये उसको ग्रैब करते हैं, ठीक है, वरना ये पानी में पूरी बिल्कुल आहिस्ते से, बिल्कुल बिना कोई आवाज़, बिना कोई शोर किए चुपचाप घात लगा के वेट करते हैं, ठीक है। या फिर ये क्या करते हैं, अगर पानी के अंदर हैं तो क्रैब है, टर्टल है, जो चीज़ें पानी के अंदर है ऑलरेडी, फिर ये उस पर घात लगा लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो इनसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें कई बार ये जो पानी पीने आए हैं, तट पे जो पानी पीने आए हैं, ये बिल्कुल अगर छोर पे हैं, पानी पीने आया है, कोई मंकी है, बफेलो है, उसको भी पकड़ लेते हैं, कोई डियर है उसको पकड़ लेते हैं, कोई बोर है उसको पकड़ लेते हैं। कोई भी, इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं है, ये किसी को भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। और इनको खाना अगर एक बार अच्छे से मिल जाए बढ़िया सा, तो फिर इनको बहुत लंबा टाइम लगता है उसको पचाने में, और फिर ये बढ़िया आराम करते हैं, धूप सेकते हैं। लेकिन अगर खाना अगर इनको मिल जाए तो ये कुछ भी खा सकते हैं, और इनका जो जबड़ा होता है ना उसमें इतना फोर्स होता है कि इनकी पकड़ से बच पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा इनका जो मोडस ऑपरेंडी है शिकार करने का, वो ये है कि एक लंच से या एक किल से जो उनके दांतों में अगर इन्हें फंसा लिया तो उसमें से निकल पाना इम्पॉसिबल है। और दूसरा, ये पानी की गहराई में घसीट के अपने प्रे को ले जाते हैं। इनफैक्ट इंसानों के साथ भी है ये, जो आपके यहाँ नदियाँ हैं, अपने यहाँ बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो कि इन्फेस्टेड हैं क्रोकोडाइल से। मैं सिर्फ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरी बात भी कर रही हूँ क्रोकोडाइल्स की। हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि सॉल्ट वाटर, जिसमें क्रोकोडाइल्स इन्फेस्टेड नदियाँ हैं, जैसे कि चंबल की नदी मान लीजिए, नर्मदा मान लीजिए, वहाँ पर है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि जब बोटिंग वगैरह करते हैं तो पहले इस तरह की बातें बहुत सामने आती थी कि अगर कोई गिर गया उस पानी में, उसमें गलती से चला गया, तो खींचते हुए पानी के अंदर ले जाता है मगरमच्छ, और बिल्कुल पानी की बीच में सतह में ले जाके फिर वहां पे आपको सिर्फ ऊपर खून के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो इस वजह से इसको कहा जाता है दैट इट इज एन एपेक्स प्रेडेटर, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अफ्रीकन लायन पे। एज यू कैन सी द गाय ओवर हियर, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो फोटोग्राफ, तो इसके बाद तो मुझे आपको वैसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एपेक्स प्रेडेटर की लिस्ट में क्यों है, राइट। और वैसे भी जब हम बात सुन लेते हैं लायन की, ये नाम आ जाता है टाइगर का, लायन का, लेपर्ड का, पैंथर का, तो ऑब्वियसली वी आवरसेल्व्स नो कि अगर ये नहीं होंगे प्रेडेटर्स की लिस्ट में तो फिर कौन होगा। अब खासकर जब अफ्रीकन लायन की बात हो रही है तो अफ्रीकन लायंस अपने आप में जैसे बंगाल टाइगर होते हैं, काफ़ी नाम होता है। एक टाइगर्स में भी, जो शेरों में भी जो नाम होता है ना, वो टाइगर्स में भी सबसे जो वैसा नाम होता है ना, किसको बोलेंगे, रॉयल नाम, उसको अपन बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर का। वैसे ही जब हम बात करते हैं लायंस की तो नाम आ जाता है अफ्रीकन लायन का। पहले ये देखा जाए तो उनका जो हैबिटेट था वो काफ़ी बड़े एरिया में था, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। अफ्रीका के भी कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारी जगहों पे पाया जाता था। पर जैसे जैसे धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं या क्लाइमेटिक चेंज या जो भी रीजंस आप बोल सकते हैं, तो उनका हैबिटेट जो है बाकी सारे ही वाइल्ड एनिमल्स की तरह ये सिकुड़ता जा रहा है। अब इन एडिशन टू सब सहारन अफ्रीका, द अफ्रीकन लायन, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमें मालूम है कि क्या है, पैंथेरा लियो, राइट। ये एक ज़माने में काफ़ी बड़े एरिया में आते थे अफ्रीका के, उसके अलावा साउथ वेस्ट एशिया के काफ़ी सारे रीजन्स में पाए जाते थे। लेकिन अभी ये हो गया है कि इनका जो एरिया है वो सिकुड़ के कहाँ तक रह गया है, प्लेन्स और सेवेनास तक, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर जो सेमी डिजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं, माउंटेनियस रीजन्स में भी पाए जाते हैं और फॉरेस्टेड एरियाज़ में भी पाए जाते हैं। फॉरेस्टेड एरियाज़ तो ऑब्वियसली जंगलों में तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और ख़ासकर बिग कैट्स हैं वो पाई ही जाती हैं, ठीक है। अब इनके बारे में ये कहा जाता है कि लायंस लिव एंड हंट इन प्राइड्स। अब प्राइड्स आपको मालूम है ना, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट, क्या आपको जब हम बात करते हैं झुंड की, है ना, झुंड की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग एनिमल्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है। आपको मालूम है, जैसे हमने बात की थी, आउल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। वैसे ही किसी को उसको बोलते हैं हर्ड, और इनके बोलते हैं प्राइड ऑफ लायन, प्राइड ऑफ टाइगर, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। Although the killing itself is done by a single lion, usually a female, either by suffocation or breaking the prey's neck,
प्रे वेरी बाय लोकेशन। अब इसमें भी एक और चीज़ होती है कि लायंस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये बात पढ़ी थी कि जो भाई लायंस होते हैं ना, वो अपने जो मेन होता है उनका मेन मतलब जो बड़े बड़े घने घने से उनके बाल होते हैं वो इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि फीमेल लायनस है, फीमेल है, फीमेल लायन है या फिर लायनस है, इसलिए आपको उसके मेन नहीं दिख रहा है। अदरवाइज लायन को जब आप पहचानते हैं तो आप कैसे पहचानते हैं, जो बड़ा बड़ा उसके चेहरे पे जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं मेन ऑफ लायंस, ठीक है। तो वो जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई वो बड़े, उनको देख के बड़ा रिगेलिया होता है उनका, बड़ा उनका एक अपना जिसको बोलते हैं ना जलवा होता है, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करते। मेहनत वाला काम कौन करता है? मेहनत वाला काम करती है फीमेल्स। फीमेल्स जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो फीमेल जो है उसने ज़ेब्रा का शिकार किया हुआ है, राइट। तो अकेली एक लायन नॉर्मली प्राइड में ट्रैवल करते हैं, प्राइड में साथ चलते हैं, लेकिन उसमें से शिकार जो होता है वो फीमेल करती है ज़्यादातर, और मेल जो हैं वो बिल्कुल राजा साहब हैं तो ज़्यादा काम धाम नहीं करते हैं, ठीक है। उनका काम होता है कि वो संरक्षण देते हैं और अपने जो उनका जो ट्राइब है उसकी रक्षा करते हैं, दैट इज इट, ये उनका काम होता है, ठीक है। अब इसमें फीमेल किस तरह से शिकार करती हैं, जब हम बात कर रहे हैं प्रेडेटर्स की, तो किस तरह से शिकार करती हैं? बिल्कुल जैसे टाइगर करता है, गले पे हमला करती हैं या फिर पीछे गर्दन पे करती हैं या फिर आगे गले पे करती हैं। और किस तरह से करती हैं वो भी सेम चीज़ है, ये गर्दन से दबोचती हैं अपने शिकार को, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल गर्दन से वो दबोचती हैं अपने शिकार को। और उसमें ये होता है कि अगर बड़ा जानवर है तो उसको सफोकेट कर देंगी, इतनी जोर से उसका गर्दन पकड़ेंगी कि वो जो विंड पाइप है उसका, वो सांस लेने की जो नली है उसको चोक कर देंगी और वो सफोकेशन से मर जाएगा। और अगर छोटा जानवर है जिसको वो कंट्रोल कर सकती हैं तो फिर वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देती हैं, ठीक है, तो अपने आप ही मर जाता है। ये उनका तरीका होता है, जो प्रे की जो नेक होती है उसको वो तोड़ देती है, ठीक है। तो ये उनका तरीका होता है शिकार करने का, इसी वजह से उनको एपेक्स प्रेडेटर कहा जाता है। और प्रे जो है वो डिपेंड करता है किस जगह पे वो हैं, लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है किस तरह का प्रे है। अब जैसे जब हम बात करते हैं अफ्रीकन सवाना, तो आपको मालूम है यहाँ पे जेब्रा नजर आ रहा है। जेब्रा आपको हर जगह तो नजर आएगा नहीं, राइट। तो ये लोकेशन टू लोकेशन डिफर करता है। इसमें आपकी बेफेलो हो सकता है, जिराफ हो सकता है, क्योंकि जिराफ अफ्रीका में काफ़ी पाए जाते हैं, तो जिराफ का शिकार कर लेते हैं। गेजल्स हो सकते हैं, इम्पालाज हो सकते हैं, वॉट हॉग्स हो सकते हैं, वाइल्ड बीस्ट हो सकते हैं, और एलिफेंट भी यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगेन जैसा मैंने टाइगर के मामले में भी कहा था, एलिफेंट पे अपने आप पहला हमला लायन या टाइगर नॉर्मली नहीं करते, क्योंकि एलिफेंट का ऑब्वियसली साइज बहुत बड़ा होता है, और खासकर जब अफ्रीकन एलिफेंट की बात हो। लेकिन अगर बात उस पर आ जाए, अगर बात जिद पे आ जाए और बात इस पे आ जाए कि भाई आमना सामना हो ही गया है और आमना सामना जो मुठभेड़ है वो होने ही वाली है, तो फिर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब हम जंगल के राजा की बात कर रहे हैं तो वो पीछे तो नहीं हटेंगे, है ना, वो तो उनकी शान के खिलाफ हो जाएगा। तो फिर वो अगर मुठभेड़ की बात हो गई है तो ऑब्वियसली फिर वो हाथी से भी भिड़ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली हाथी पे वो हमला अपने आप नहीं करते पहले, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है साइज में, राइट। एंड इफ लार्जर प्रेज इजंट अवेलेबल, लायंस विल ईट बर्ड्स। अब ऑब्वियसली यार, वो तो अब मरता क्या नहीं करता वाला हिसाब है ना, कि अब खाना अगर नहीं मिल रहा है, कोई बड़ा शिकार नहीं मिल रहा, कोई बड़ा जानवर नहीं मिल रहा, तो फिर तो जो हाथ लग जाए सब में संतुष्टि करनी पड़ती है ना। फिर तो चिड़िया भी खा लेते हैं, फिर तो आपकी रॉडेंट फिश भी अगर मिल जाए तो वो भी खा लेते हैं, ऑस्ट्रिच भी खा लेते हैं, अंडे भी खा लेते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, जो मिल जाए फिर तो वो खा लेते हैं ना, उससे ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि होते कार्निवोरस ही हैं। कुत्ती भी बुरे हालात हो जाएं तो भी घास तो नहीं खाता, शेर घास नहीं खाता जिसको कहते हैं ना। एक उसमें वो था कि एक बड़ा अच्छा मीम भी चला था, उसमें बहुत सुंदर सा एक शेर था पूरे मेन के साथ, और उस पर एक कोटेशन लिखी हुई थी, दैट वट एवर द इकोनॉमी ऑफ द जंगल बी, आई विल नेवर ईट ग्रास, राइट। एंड इट इज़ नॉट अबाउट प्राइड, इट इज़ अबाउट हु आई एम। तो बात सीधी सी है कि वो बात प्राइड की नहीं है, बात ये नहीं है कि शेर घास नहीं खाता, बात यह है कि वो घास खा ही नहीं सकता, उसके बॉडी का जो वो बना हुआ है, उसकी एनाटमी जो है वो उस तरह की है ही नहीं कि वो घास खा सके, उसके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। तो कार्निवोरस है, ऑब्वियसली कार्निवोरस है। जब प्योरली कार्निवोरस है तो जाहिर सी बात है कि प्रेडेटर तो होगा ही। Now let's come to another one and we are going to talk about Komodo dragon. Komodo dragon, जैसे कि हमने एक बार और जब इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था तो हमने बात की थी कि इसको देख के, इस प्रजाति को देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि डायनासोर का जो छोटा रूप है वो आ गया है। See, look at it, है ना, बिल्कुल डायनासोर टाइप का इसकी चाल, बाल, रंग, ढंग, रूप, रेखा
सब वैसी ही लगती है, लेकिन ये एक तरह के एक एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, इसका नेचुरल हैबिटेट बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़बान आप देखिए इनके जो सबसे बड़ा जो फीचर होता है वो इनकी ज़बान होती है, ठीक है। इनकी जीभ जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है। इसके जो पैरों की मजबूती होती है, चारों पैरों पर चलने वाला जीव है ये, और इसके जो पैरों की जो मजबूती होती है वो काफ़ी होती है, दैट हेल्प्स इट्स ट्रेड द ऊबड़ खाबड़ अगर रास्ता है तो उसमें भी बहुत आसानी से ट्रेड कर सकता है उस ज़मीन पे भी। इसके अलावा कोमोडो ड्रैगन जो है वो लेसर नोन रीजन में पाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सा इसका हैबिटेट है, हर जगह नहीं पाया जाता। इंडोनेशिया में पाया जाता है, उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल सवाना लोलैंड्स में ये पाया जाता है ज़्यादा, ठीक है। अगर हम उसके अलावा दीज डार्क ब्राउन लिजर्ड्स कैन वे 360 पाउंड एंड कैन रीच अ लेंथ ऑफ नियरली 10 फीट। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितना बड़ा आप एक इमेजिन कर पा रहे हैं, तो 10 फीट तक की इसकी लेंथ है एंड 360 पाउंड तक का इसका वेट होता है। अब इसकी डाइट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि अपने वेट का अप्रॉक्सीमेटली 80% तक का खाना इसको चाहिए होता है, राइट। अब ये बात करते हैं, जब इसके हम डाइट की बात करते हैं तो नॉर्मली कोमोडो ड्रैगन जो है वो लार्ज प्रेज पे अटैक करना पसंद करती है, जैसे कि कैरियंस को खाना पसंद है, गोट्स को, पिग्स को, जो वाइल्ड बोर होते हैं उनको, डियर को, हॉर्सेस को भी ये अटैक कर लेती हैं। अगर इनको आपको जिसको बोलते हैं ना कि अगर आपको वाइल्ड में नॉर्मली हॉर्सेस नहीं मिलते, लेकिन अगर मिल जाए तो ये उन पर भी अटैक कर सकती हैं। उसके अलावा वाटर बफेलो हो गया, या अगर साइज में छोटा कोई कोमोडो है तो वो क्या करेगा, कोमोडो ड्रैगन है तो अगर वो छोटे जो कोमोडो ड्रैगन्स हैं उन पे भी अटैक कर सकता है। ये एक तरह से कैनिबल भी हो सकता है अगर इसको खाना नहीं मिलता तो, ठीक है। इसके अलावा ये जो है एम्बुश प्रे है। एम्बुश प्रे मतलब ये कोमोडो ड्रैगन्स जो हैं ये बहुत सही एम्बुश करते हैं, मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना हम घात लगा के शिकार करना, ये भी बिल्कुल उसी टेक्निक में माहिर हैं, बहुत अच्छा घात लगा के अपने जो शिकार है उसके ऊपर हमला करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, इनके अंदर वीनम होता है, एक तरह का जहर होता है, तो ये क्या करते हैं जब इनको कोई शिकार जिस पे ये घात लगा के बैठे हैं वो मिल गया तो ये उसको बाइट करते हैं, सबसे पहले उसको काटेंगे और उसके अंदर इनका जो वीनम है, इनकी जो जबान है ना उसमें बहुत वीनम होता है, तो वो जो वीनम है उनके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो तब तक उसको उसके वो करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं उस एनिमल के, जब तक वो बिल्कुल अपना दम जो है वो तोड़ नहीं देता, हाथ अपने खड़े नहीं कर देता, तब तक ये उसको परस्यू करते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन जैसे मैंने आपसे कहा कि इनका जो वेट है आप मान लीजिए 360 पाउंड है जैसे, तो इनको तकरीबन 80% अपने बॉडी वेट तक का खाना एक सिंगल फीड में चाहिए होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी डाइट कितनी होगी, राइट। और इसी वजह से ये जो घात लगा के शिकार करते हैं और ये बाइट करके जो इंजेक्ट करते हैं ना वीनम को, इसकी वजह से इनको बोला जाता है एपेक्स प्रेडेटर। अब हम आ गए हैं अगेन किस पे हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं स्नो लेपर्ड की, राइट। स्नो लेपर्ड अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग कैट, हमें मालूम है कि बिग कैट्स का नाम तो हम एक्सपेक्टेड ही रखता है हमें कि हम एपेक्स प्रेडेटर्स की बात कर रहे हैं तो बिग कैट्स तो उसमें आएंगी ही, ठीक है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं स्नो लेपर्ड की। इनका फर देखिए, इनका फर जो होता है बहुत खूबसूरत फर होता है, जाहिर सी बात है कि बहुत ठंडे प्रांतों में पाए जाते हैं, सिर्फ बर्फीली जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम स्नो लेपर्ड है। अब इनके साथ ये है कि इनके साथ आपको मालूम ना इनकी खासियत ये है कि रोर उतना अच्छा रोर नहीं कर पाते क्योंकि इनकी वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। An elusive snow leopard has evolved to survive some of the harshest conditions on earth in the high mountain ranges of Central Asia, including the Himalayas, as well as Bhutan, Nepal and Siberia. तो ये आप ये मान सकते हैं कि जब हम बात करने वाले हैं नेपाल की, साइबेरिया की, और हम बात करने वाले हैं हिमालय की, तो हिमालय की तराई में ये रहते हैं, साइबेरिया में ये रहते हैं। और मतलब आप कुल मिला के ये एरियाज़ के जब आप नाम सुन रहे हैं तो आप ये समझ गए कि आप दुनिया के सबसे ठंडे प्रांतों की, सबसे ठंडे प्रदेशों की बात कर रहे हैं। और वहाँ पे ये रहते हैं, भूटान में काफ़ी पाए जाते हैं, एंड दे आर माउंटेनस बिग कैट्स, राइट। तो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जो माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन्स मीन्स जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होती हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। और इन्होंने अपने बॉडी को इसी तरह से ढाल लिया है, इनका जो फर है वो उतना ही है जो इनको इंसुलेशन प्रदान करता है।
इट इज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग टेल, हेल्प्स इट बैलेंस ऑन द स्टीपी रॉक टेरेन। अब इनके साथ नॉर्मल जो आप देखेंगे जो बिग कैट्स हैं उनकी जो टेल है उसका जो अनुपात है वो कंपेरेटिवली नॉर्मल बिग कैट्स के तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। और वो क्यों होता है कि जब इनको स्टीपी माउंटेन्स चढ़ने होते हैं, थोड़े से जिसको बोलते हैं ना थोड़े से पथरीला तो नहीं कहेंगे हम, पथरीले रास्ते तो खैर स्नो में नहीं होते, लेकिन जो स्टीपी है ना, जो रॉकी जहाँ पे फिसलने का डर होता है, रॉक्स होते हैं या स्टीप होती है, खड़ी चढ़ाई होती है, जहाँ पे माउंटेन्स के पहाड़ होते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, वहाँ पे इनकी जो पूंछ है वो इनका बैलेंस जो है वो मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा इनके फरी फीट जो हैं वो स्नो शूज़ की तरह काम करते हैं। और क्लॉज और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं ना इनकी, उसमें जो ठंडक है, जैसे मैंने कहा इंसुलेशन का, इनको नेचुरल इंसुलेशन प्रदान करते हैं। उसके अलावा पावरफुल हाइंड लेग्स इनेबल टू लीप सेवरल टाइम्स इट्स बॉडी लेंथ। सेवरल हाइंड लिम्स मतलब आपको मालूम होगा कि वैसे भी जब हम बात करते हैं टाइगर्स की, लेपर्ड्स की, या हम इस प्रजाति की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं ऑफ द स्ट्रेंथ, राइट। हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, फियर्सनेस की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। और ख़ासकर जब हम इनकी बात करते हैं तो उनकी जो हाइंड लिम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं और ये इनकी मदद करते हैं लीप लेने में, मतलब जो इनकी बॉडी का साइज़ है उससे कई ज़्यादा लंबी छलांग जो है ये मार सकते हैं। इनफैक्ट इतना लंबी छलांग मार सकते हैं दैट समटाइम्स इससे कि वो जो क्रीक्स हैं उनके ऊपर से भी छलांग लगा देते हैं ये, राइट। जो क्रेविसेस होते हैं ना, बर्फीली जगहों पे आपने देखे होंगे क्रेविसेस होते हैं, एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के बीच में जो जगह होती है क्रेविसेस होते हैं, इनकी छलांग इतनी अच्छी होती है कि अगर स्पीड में आते हैं तो ये क्रेविसेस के ऊपर से भी छलांग लगा के दूसरे एरिया में जा सकते हैं, राइट। अब जब हम इनकी बात करते हैं हंट करने की, तो उस प्रांत में जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये मैमल्स हैं, कार्निवोरस हैं, और इसमें जो चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, जो खाना पाया जाता है, वो जो जानवर हैं जो बर्फीली जगहों पे पाए जाते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो वहाँ पे जो एंटेलोप्स मिलते हैं या गेजल्स या याक्स होती हैं, आपको मालूम है ना, जब हम खासकर बात करते हैं नेपाल वगैरह की, हम बात करते हैं हिमालय की, तो वहाँ पे याक्स होती हैं, तो याक्स का शिकार ये बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अगर इनको याक्स नहीं मिलती या इनको कोई बड़े जीव नहीं मिलते, कई बार अगर इनको सील वगैरह मिल जाती है, अगर उस एरिया में कहीं ये रह रहे हैं तो पर वहाँ पे झीलें वगैरह नॉर्मली जमी हुई रहती हैं तो उतना ज़्यादा इनको नहीं मिल पाता। लेकिन अगर इनको मिल जाए सील्स वगैरह भी, क्योंकि सील्स वगैरह आपको मिलती है नॉर्मली पोल्स में, राइट। लेकिन अगर आपको हिमालय में भी जो झील वगैरह ऊपर की तरफ है, अगर वो आपको मिल जाए तो वहाँ पे ये सील वगैरह का भी करते हैं। ये अभी आपने डिस्कवरी चैनल पे एक आया था और जिसमें उन्होंने कहा था, जिसपे उन्होंने पूरा का पूरा ये शो किया था कि जो लेपर्ड्स वगैरह होते हैं, जो स्नो में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं। तो वहाँ पे उस पर दिखाया था कि आजकल जो ऊपर की तराई की तरफ कुछ वो है, जो ठंडे इलाकों में जो वहाँ तक भी आने लगे हैं, या नदियों के जो जिसको बोलते हैं ना उद्गम स्थल, वहाँ तक भी कुछ स्नो लेपर्ड्स को पाया गया है। और वहाँ पे अगर सील या जो नेचुरल पानी में जो पाए जाने वाले कुछ ऐसे जानवर हैं उनको भी ये खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ख़तरनाक बात मानी गई थी कि क्योंकि इनका हैबिटेट इतना चेंज हो रहा है इसलिए इनको थोड़ा सा नीचे आना पड़ रहा है, बट ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज बहुत जान माल का खतरा भी हो सकता है इस वजह से, ठीक है। पर ये तो ऑब्वियसली अब आप नेचुरल हैबिटेट है, जानवर है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली जहाँ उसको खाना मिलेगा उसकी तलाश में जाते हैं। लेकिन अगर इनको याक्स खाना पसंद है, अगर याक्स इनको नहीं मिलती तो फिर ये क्या करते हैं, फिर इनको जो छोटे मैमल्स या बर्ड्स मिलते हैं ये उसको खा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा वल्नरेबल विथ हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग, जैसे मैंने आपसे कहा कि एज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल विथ हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग पोजेस मेजर थ्रेट्स। पोचिंग जो है इनके लिए भी बहुत मेजर थ्रेट है, इनके फर के लिए इनको पोच बहुत ज़्यादा किया जाता है, राइट। इनका फर जो है वो बहुत महंगा बिकता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो उनको बहुत ज़्यादा पोचिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं इनके पीछे। अपने यहाँ ऑब्वियसली इलीगल है लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हैं अभी भी, इस वजह से ये वल्नरेबल हो गए। हैबिटेट लॉस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण मैंने अभी कहा कि कई बार नीचे भी आने लगे हैं आजकल, जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, उससे उतर के नीचे भी आने लगे हैं जहाँ पे नदियों के उद्गम स्थल हैं, वहाँ पे भी इनको देखा गया है। और वहाँ पे जो मरीन एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको भी खाते हुए इनको देखा गया है, जो कि नदियों के तट वगैरह पे रहते हैं। तो ये थोड़ा सा खतरनाक और ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय बताया गया था उस पर्टिकुलर डिस्कवरी चैनल के एपिसोड में। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे,
और अपन बात करने वाले हैं ग्रिजली बेयर की। ग्रिजली बेयर ऑब्वियसली वी नो दैट बहुत बेहतरीन शिकारी माना जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं क्या। वंस वाइड स्प्रेड थ्रू आउट वेस्टर्न नॉर्थन अमेरिका, grizzlies are listed as a threatened species. Today the Great Yellowstone ecosystem in the northwest Montana are the only areas south of Canada that still have large populations. अब grizzly bears की population actually पहले क्या होता था कि पहले तो भालू, आपको हर किस्से कहानी में जब पुरानी आप गाथाएं सुनेंगे तो आप फोकलोर सुनेंगे तो उसमें भालू का जिक्र बहुत होता था, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती जा रही है कि जैसे जैसे हैबिटेट सिकुड़ता जा रहा है तो इनकी संख्या में भी गिरावट आती जा रही है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो क्षेत्र लिखे हैं इनमें हम बात कर रहे हैं कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और कनाडा की, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका में पहले तो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में अच्छी खासी तादाद में, अच्छी खासी संख्या में मिलते थे, लेकिन अब जैसे जैसे इनका नेचुरल हैबिटेट कम होता जा रहा है तो अब इनका जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे रह गया है, वो क्षेत्रफल सिमट के रह गया है ग्रेटर येलोस्टोन इकोसिस्टम के आसपास, और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नॉर्थ वेस्ट मोन्टाना के आसपास, ठीक है, जो कि आसपास है साउथ ऑफ कनाडा के आसपास पड़ते हैं ये क्षेत्र, और वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन है जहाँ पे अभी भी अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं, जहाँ पे अभी इनका नंबर जो है वो थ्रेटन्ड स्पीशीज में नहीं आया है, ठीक है। अब ग्रिजलीज जो होते हैं बेसिकली ये हार्डकोर आप जिसको बोलते हैं ना कार्निवोरस नहीं होते, ये हम इंसानों की तरह होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। आपको मालूम है ना, हम इंसान जो है मैमल्स में आते हैं और मैमल्स में हम ओमनिवोरस होते हैं, मतलब हम जो है हम वेजिटेरियन खाना भी खा लेते हैं और हम कार्निवोरस हैं, हम दूसरे जीवों को भी खा लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये भी होते हैं, ये बेसिकली ओमनिवोरस होते हैं, ये घास पत्ती फूस भी खा लेते हैं, घास वगैरह पेड़ पौधे ये सब भी जो है खा लेते हैं, और घास फूस भी खा लेते हैं, और जानवरों का शिकार तो ये करते ही हैं, प्रेडेटर तो ये होते ही हैं। अब इनके साथ ये है कि इनकी जो डाइट होती है, अब इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और इनको अपना वेट मेंटेन करने के लिए इनको खाना काफ़ी सारा पड़ता है, ठीक है। तो अभी कैसे करते हैं, इनकी जो डाइट है वो सीजनल डाइट जो है वो अलग अलग तरह की जो मतलब बैलेंस डाइट लेते हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इनको मटन खिला दिया तो उनका काम हो गया, आपने सिर्फ घास फूस खिला दी तो हो गया। इनको बाकायदा सीजनल डाइट होती है इनकी और बैलेंस डाइट खाते हैं ये। अब इसमें ये भी हो सकते हैं कि इसमें रोडेंट्स खाना पसंद है इनको छोटे मोटे जीव जंतु खाना पसंद है, इसमें ये काफ्स खा लेते हैं, काफ्स खाना पसंद है इनको, उसका शिकार भी करना बहुत पसंद है, हिरन भी इनको पर्सनली बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। फिश तो आपने देखे ही होंगे कि फिश बेरीज खाना बहुत पसंद होता है इनको, फिश खाना बहुत पसंद होता है, ये बेसिकली बहुत अच्छे शिकारी भी होते हैं। अगर आपने कोई देखा होगा कि नदियों के पास, अगर आपने इनका कभी कोई वीडियो देखा होगा तो नदियों के पास रहते हैं और ये बहुत बढ़िया मुंह मार के पानी में खड़े रहते हैं घास लगा के, और बिल्कुल मछली को अपने मुंह मार के पकड़ लेते हैं मछली को, तो उनको मछली खाना भी बहुत पसंद होता है। उसके अलावा पाइन नट्स के बहुत शौकीन होते हैं ये, पाइन नट्स के, रूट्स के, इनको कुछ पर्टिकुलर ग्रासेस इनको खाना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा लार्ज मैमल्स जैसे बाइसन को भी खा लेते हैं ये, बाइसन से भी अगर इनकी भिड़ंत हो जाए तो बाइसन को ये मार गिराएंगे, बाइसन पे ये भारी पड़ जाते हैं, ठीक है, उसको भी खा लेते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारा खाना खाते हैं, खूब सारा खाना खाना पसंद होता है इनको और खूब सारा आराम करना पसंद होता है इनको, ठीक है। वो रेशियसली खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, इतना खा लेते हैं कि फिर बिल्कुल इनसे चला नहीं जाता और फिर ये वहीं बैठ जाते हैं और बढ़िया आराम करते हैं, ठीक है। अब इनके साथ ये है कि ये समर्स में खासकर इनको बहुत सारी भूख लगती है और ये बहुत सारा खाना खाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एंड अर्ली फॉल एज दे स्टोर अप फैट टू सर्वाइव द विंटर मंथ, और उसमें क्या करते हैं, समर में ये इतना सारा खाना खा लेते हैं और उसके बाद जितनी इनकी क्षमता होती है कई बार उससे ज्यादा खा लेते हैं और फिर इनको चलते नहीं बनता, ठीक है। तो आपने अक्सर ग्रिजली बेयर्स को देखा होगा, अगर जू वगैरह में देखा है कि खूब सारा खाना खा लेंगे और एक जगह पे पड़ जाएंगे, ठीक है। पर ये वो क्यों करते हैं पता है आपको, क्योंकि वो जो फैट है ना वो जो खाने का वो स्टोर करते हैं ये, ताकि विंटर्स में अगर इनको खाना नहीं भी मिले और इनको ज़्यादा परेशानी ना भी हो, इनको भरपेट खाना नहीं मिले तो भी इनका काम जो है वो विंटर्स के महीनों में चल जाए, इतना ये समर्स में खा लेते हैं, ठीक है। अब बात की जाती है इन द स्टेट ऑफ टॉर्पोर व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस। अब बेसिकली क्या होता है, जब विंटर्स आती हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म रेट भी नीचे आ जाता है, इनका बॉडी टेम्परेचर भी नीचे आ जाता है, हार्ट रेट भी और ब्रीदिंग भी। तो इस वजह से इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट नीचे आ जाता है तो उनको अगर खाना नहीं भी मिले ज़्यादा विंटर्स में तो जो इनका जो फैट स्टोर्ड है समर के टाइम के खाने का उससे काम चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये होते बहुत ख़तरनाक हैं, तभी कहते हैं कि अगर जंगल में भालू मिल जाए तो लोग झट से, आपने कहानियों में सुना होगा कि लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि भालू जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है और भालू जब पंजा मारता है तो बहुत उसके पंजे का जो छाप होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसका जो क्लॉ है आपने वो भी देखा होगा ना कि उसके हाथ का निशान अपने हाथ से कई गुना बड़ा उसका क्लॉ होता है।
अब अपन आ जाते हैं डिंगो पे। नाम जो है वो तो उतना वैसा नहीं है, डिंगो नाम है इनका। अब डिंगो भाई साहब क्या करते हैं, डिंगो जो है वो दिख तो ऐसे से रहे हैं बिल्कुल डॉगी जैसे, है ना, लेकिन ये जो है ये एपेक्स प्रेडेटर में आते हैं। ठीक है, अब ये बात हम कर लेते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये वाइल्ड में पाए जाते हैं। और ये डिंगो जो है ये इनहैबिट करते हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट, माउंटेन एंड डिजर्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखेंगे ना तो बहुत सारी प्रजातियां जानवरों की आपको मिलेंगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मार्supials बहुत हैं, मार्supials की बहुत प्रजातियां आपको मिलेंगी। डॉग्स कई बहुत अलग अलग तरह के आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। उसके अलावा आपको इस तरह के कुछ प्राणी बहुत मिलेंगे, जैसे मरीन लाइफ आपको ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिलेगी, काफ़ी अच्छी मिलेगी, काफ़ी वेरीड मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड्स जो हैं वो कहाँ पे, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में बहुत अच्छी पाई जाती हैं, बहुत वेराइटी में पाई जाती हैं। वैसे ही ये सब चीज़ें आपको ऑस्ट्रेलिया में बहुत सही मिलती हैं। बट एविडेंस सजेस्ट दैट दे ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। ये इनकी शुरुआत साउथ ईस्ट एशिया में हुई। साउथ ईस्ट एशिया में मतलब कहाँ पे, आप मान सकते हैं कि टुडे डिंगो पॉपुलेशन इन थाईलैंड एज वेल एज ग्रुप्स इन म्यांमार, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो एंड फिलीपींस एंड न्यू गिनी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इनकी शुरुआत जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में हुई, और अभी भी ये जो डिंगो पॉपुलेशन है थाईलैंड में वो आप कह सकते हैं कि है, वहाँ पे पाए जाते हैं। म्यांमार में पाए जाते हैं, लाओस में, मलेशिया में, उसके अलावा इंडोनेशिया, बोर्नियो, फिलीपींस, न्यू गिनी। लेकिन मेजरली आज की डेट में अगर हम इनका हैबिटेट बोलेंगे तो हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके अलावा डिंगोज टेंड टू हंट स्मॉल प्रेज लाइक रैबिट, रैट्स एंड पॉसम्स अलोन, बट विल हंट इन पेयर्स एंड फैमिली ग्रुप्स इन परस्यूइंग लार्ज प्रेज लाइक कैंगरूज एंड शिप्स एंड कैटल्स। ठीक है, नॉर्मली अकेले रहना पसंद होता है, बहुत ज़्यादा जो परिवार से घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता। अकेले छोटे मोटे शिकार ये बढ़िया कर लेते हैं, अकेले छोटे मोटे शिकार पे हाथ लग जाता है तो ये क्या करते हैं, अकेले बैठ के खाते हैं उसको। जैसे आपने कोई कहा ना कि आपने कोई खरगोश पकड़ लिया इनने, या कोई चूहा पकड़ लिया, या पॉसम पकड़ लिया, तो फिर ये उसको अकेले खाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा शिकार है तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपना ग्रुप बनाते हैं, इनका जो परिवार है उसको साथ में लाते हैं, आपस में गहन डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप होती है, फिर ये डिस्कशन करते हैं कि इसको कैसे घात लगा के मारा जाए। फिर ये डिसाइड करते हैं रोल्स, और फिर ये घात लगाते हैं और वो शिकार करते हैं बड़े जानवर का, जिसमें से कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो उसमें कैंगरू पे शिकारी अक्सर करते हैं इनका झुंड बना के। ठीक है, उसके अलावा शीप्स पे, कैटल्स पे, जो कि थोड़े बड़े जानवर होते हैं, उस पे ये पूरा विचार विमर्श करने के बाद पूरा ग्रुप बना के फिर वो लगाते हैं, अटैक करते हैं। Although livestock constitute only a very small portion of most dingoes' diet, dingoes also eat birds and reptiles and feed on carrions. अब इनके साथ ये है कि वैसे तो ये जो लाइफ स्टॉक्स है ना, लाइफ स्टॉक्स में आप क्या बोलेंगे, जैसे गोट्स हो गई, काउस हो गई, ये इनका खाना नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, और नॉर्मली ये बहुत बड़े ग्रुप में शिकार करते भी नहीं है। नॉर्मली ये बर्ड्स खा लेंगे, रेप्टाइल्स खा लेंगे, छोटे मोटे जो एम्फीबियंस हैं वो खा लेंगे, रॉडेंट खा लेंगे, इस तरह की चीज़ें इनको थोड़ा बहुत पसंद होती है खाना। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही तरह से शिकार करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन the circumstances and depending on the availability of food for them, है ना। तो इनका कोई वो नहीं है, और इसी वजह से हम इनको एपेक्स प्रेडेटर कहते हैं, क्योंकि ये हालात और सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इनको किस तरह के शिकार पे घात लगानी है, या नज़र लगानी है, या अटैक करना है। अब हम आ गए हैं एक ऐसे नाम पर और एक ऐसी स्पीशीज पे जिसका नाम बहुत कॉमन नहीं है, इसका नाम आपने बहुत कॉमनली नहीं सुना होगा, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तस्मेनियन डेविल। तस्मेनियन डेविल, अब ये तस्मेनियन आपने नाम शायद सुना होगा, लेकिन ये तस्मेनियन डेविल जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑफ द प्रेडेटर्स, जिसकी हम बात करते हैं वर्ल्ड किंगडम एनिमेलिया में। और ये मुझे आपको बताने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके सपोर्ट में मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो फोटोग्राफ देखेंगे ना, तो इनको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितने ख़तरनाक जीव हैं। इनको देख के तो एक बार मैं खुद डर गई थी, लेकिन खैर देखिए इनका मुंह ज़रा खुला हुआ फटा हुआ, इनका जबड़ा देखिए, इसको देख के आप खुद ही घबरा जाएंगे। लेकिन इनके साथ एक और चीज़ है, इनके साथ ये है, ये एक मार्supial है। ज़्यादातर मार्supials जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये भी वहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब इनको रात में जागना पसंद है और रात में शिकार करना चाहते हैं। ये ज़्यादातर जो एपेक्स प्रेडेटर्स हमने अभी तक डिस्कस किए वो सारे डे टाइम में शिकार करते थे, ठीक है। ये रात के अंधेरे में शिकार करना पसंद करते हैं और ये सॉलिटरी हैं। मतलब सॉलिटरी मतलब इनको ज़्यादातर अकेले रहना पसंद होता है, लेकिन शिकार के टाइम पे ये अपने जो झुंड है, जो जत्था है, उसके साथ निकलना पसंद करते हैं। अब इनकी बात की जाती है, ये ज़्यादातर कौन सा लेते हैं, ये ज़्यादातर लार्ज प्रेज लेते हैं। ज़्यादातर जो बड़ा
बड़ा कोई शिकार होता है उसी पे हाथ मारते हैं, छोटे मोटे से इनका काम नहीं चलता। ठीक है, अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये बड़े अगर से काम इनका नहीं चलता, लेकिन अब क्या होता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत कंट्रोवर्शियल है ये, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। लेकिन खैर, तो इसका मतलब ये है कि मजबूरी जो होती है उसमें क्या किया जाता है कि उसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई अब अगर कोई बड़ा शिकार नहीं मिला तो छोटे मोटे से काम चलाना पड़ता है। तो अब छोटे मोटों में क्या कर लेते हैं, छोटे मोटों में आप ये बोल सकते हैं कि ये रैबिट्स भी खा लेते हैं, इनको कोई रोडेंट्स मिलते हैं तो ये वो भी खा लेते हैं, इनको कोई रेप्टाइल्स मिलते हैं तो ये वो भी खा लेते हैं। बड़े में ये जैसे वॉलबीज खाना पसंद करते हैं, इनको वॉम्बैट्स बड़े पसंद होते हैं तो वॉम्बैट्स खा लेते हैं। अब इनके साथ जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली रहने में तो ये अकेले सॉलिटरी जीव है, लेकिन शिकार ये पूरे जत्थे के साथ करते हैं। तो उसमें ये क्या करते हैं, उसमें ये करते ये हैं कि ये बहुत ही एग्रेसिव से ग्रुप में अपना शिकार करते हैं। एग्रेसिव सा ग्रुप मतलब किसको बोलते हैं आप, एग्रेसिव ग्रुप मतलब ये जब शिकार करते हैं ना तो एकदम चीर फाड़ के टाइप का वैसा करते हैं, और बहुत ही तेज तेज आवाज और श्रीकिंग श्रिलिंग नॉइजेज और ग्राउलिंग के साथ अपना शिकार का जो खाना है, ये उसका जो आनंद है, ये बिल्कुल ऐसे लेते हैं एकदम, जिसको आप बोलते हैं ना बिल्कुल कैसे जानवर के जैसे खा रहे हो, तो बिल्कुल ये जानवर के जैसे जो खा रहे हो ये बिल्कुल वैसे ही अपने शिकार को खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लार्जेस्ट मार्supial माने जाते हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, इनको दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्supial माना जाता है, और किसके बाद ये एक्सटिंक्शन हो गया था जब तस्मेनियन टाइगर का 1936 में। तस्मेनियन टाइगर की आपने फोटोग्राफ देखी होगी, एक उसकी फोटोग्राफ बहुत वायरल होती है अक्सर, जिसमें उसको दिखाया गया है एक जू के अंदर, और एक टाइगर की टाइप की प्रजाति है जिसमें एक अलग तरह के धारियां हैं और वो काफी पतला सा है दिख रहा है उसमें, वो तस्मेनियन टाइगर था। उसकी फोटोग्राफ अक्सर वायरल होती है और वो लास्ट फोटोग्राफ भी थी शायद उसकी, और वो 1936 के बाद वो एक्सक्यूज मी उसके बाद वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। ठीक है, लेकिन उसी की तरह ये भी जो है एक्सटिंक्शन की कगार पर ऑलमोस्ट आ गए थे, लेकिन अब ये जो है ये अभी भी एंडेंजर्ड तो हैं, लेकिन इनको कहा जाता है कि इनमें एक अजीब सी बीमारी होती है, एक बड़ी कॉन्टेजियस सी बीमारी होती है, जिसके चलते इनकी जो नंबर्स हैं वो काफी बड़ी मात्रा में नीचे आते जा रहे थे। एक कैंसर होता है जिसको बोला जाता है डेविल फेशियल ट्यूमर, वो स्पेशली इन्हीं की प्रजातियों को होता है, तस्मेनियन डेविल्स को ही होने वाला एक अपनी तरह का एक ट्यूमर होता है जो कि इनकी फेस पे होता है, और जिसके कारण इनका जो नंबर है, जो इनकी मोर्टेलिटी रेट है वो काफी हाई है। लेकिन अभी कंजर्वेशन प्रोग्राम चला है और अभी इनको बचाने की और इनके इलाज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा शोध हुआ है, रिसर्चेस हुई हैं, काफ़ी इनके कंजर्वेशन पे पैसे खर्च हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इनके कंजर्वेशन पे काम किया है और उसके चलते इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है, आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर 3000 ईयर्स। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि ये किसी तरह से वहाँ पे जो फेरल कैट्स हैं उनकी तादाद को और नॉन नेटिव जो फॉक्स पॉपुलेशन है उनकी तादाद को कंट्रोल करने का काम करेंगे, और दूसरा काम ये क्या करेंगे, अपनी तादाद को बढ़ाने का काम करेंगे। ये मान के इनको ऑस्ट्रेलिया में वापस दोबारा एक इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे इनको दोबारा रीस्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अपने नेचुरल हैबिटेट में ये लौट के 3000 साल बाद आए हैं। ठीक है, आई होप कि इनका जो कंजर्वेशन की जो मुहिम है वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि कोई भी जो प्राणी होता है, जीव होता है, वो जो बनाया है भगवान ने एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंजर्वेशन की जो इनकी वो चल रही है, क्या बोलेंगे अपन उसको, जद्दोजहद चल रही है, वो सक्सेसफुल हो। खैर, अब अपन आ जाते हैं लेपर्ड सील पे। लेपर्ड सील जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एंटार्कटिक पे रहते हैं, पोलर जीव हैं, बहुत ठंडे प्रांतों में, बहुत ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, राइट। इसके अलावा इनके जो डिस्टिंक्टिव स्पॉट्स होते हैं उसकी वजह से आप ये देख सकते हैं, ये डिस्टिंक्टिव स्पॉट्स जो यहाँ पे बने हुए हैं इनके बॉडी में, इससे हमको पता चलता है कि इनका नाम जो है वो लेपर्ड सील क्यों पड़ा है। ठीक है, लेपर्ड सील जैसे यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव स्पॉट्स आपको इनकी बॉडी पे दिख रहे हैं, इसकी वजह से आप इनका नाम समझ सकते हैं कि वो लेपर्ड सील क्यों पड़ा है, क्योंकि व्हेन वी से ऑफ द लेपर्ड वी ऑलवेज से दैट लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट। ठीक है, तो उसी की तर्ज पे इनका नाम पड़ा है। खैर, अभी हम बात करने वाले हैं कि फिगर्ड आउट हाउ लेपर्ड सील गॉट इट्स नेम। द लार्जेस्ट सील इन द एंटार्क्टिक, इसको अपने तौर का सबसे बड़ा सील माना जाता है पूरे एंटार्क्टिक रीजन का। इसके अलावा ये जो है बेसिकली काहे पे करता है, क्रिल्स पे फीड करता है नॉर्मली मेनली, लेकिन ये फिल्टरिंग देम थ्रू देयर टीथ। और ये कैसे करता है, क्रिल्स को, ये इसके जो दांत होते हैं, इसमें अभी यहाँ पे इसका मुंह बंद है, अदरवाइज आप इसके दांतों का बनावट देखते तो आप समझ जाते कि क्रिल्स को कैसे करता
करता है, इट फिल्टर्स इट आउट ऑफ इट्स टीथ, उसको फिल्टर करता है ये। पर ये कई बार पेंगुइन्स को भी बहुत ज़्यादा हंट करता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अभी फिलहाल ये पेंगुइन पे घात लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। पेंगुइन्स पे बहुत ज़्यादा करता है। फिश ऑब्वियसली क्योंकि मरीन एनिमल है तो ये फिशेस को बहुत ज़्यादा खाता है। उसके अलावा जो बाकी सील स्पीशीज़ हैं, जो छोटे सील की स्पीशीज़ हैं, उनको भी खा लेता है। और स्क्विड्स स्पेशली इसको बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। अब जब इनकी हाइट की या लेंथ की हम बात करते हैं तो तकरीबन 10 फीट तक इनकी हाइट होती है। 10 फीट मीन्स बहुत बड़ा, राइट। 10 फीट इनकी लंबाई होती है, इनकी हाइट होती है, अगर हम जब बात करते हैं जायंट लेपर्ड सील की, राइट। उसके अलावा ये कि 25 माइल प्रति घंटे की रफ्तार तक ये तैर सकते हैं। इनकी जो स्पीड होती है स्विमिंग की, दे आर वेरी गुड स्विमर्स, ऑब्वियसली दे स्टे इन द एंटार्क्टिक, तो ऑब्वियसली ये ठंड बहुत ज़्यादा बेयर कर सकते हैं। ठंड जो कोल्ड और टेम्परेट जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से बहुत सूटेड है ये। उसके अलावा इनकी जो स्पीड है स्विमिंग की वो बहुत तेज़ होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो ये 200 फीट डीप तक भी जा सकते हैं, बहुत गहरे पानी तक भी नीचे जा सकते हैं। काहे के लिए? इन परसूट ऑफ प्रे, ठीक है। अगर इनको खाना मिलने की वो हो तो उम्मीद हो तो ये काफ़ी नीचे तक भी जा सकते हैं, अदरवाइज ये ज़्यादातर ऊपर रहना पसंद करते हैं। और नॉर्मली इनको थोड़ा सा कभी पानी में, कभी बर्फ़ में, कभी पानी में, कभी बर्फ़ में रहने की आदत होती है। ये 24 घंटे पानी के अंदर नहीं रहते, ठीक है। अब मेकिंग एट अ फॉर्मिडेबल प्रेडेटर, डोंट सी अ फ्रेंडली स्माइल, जैसे कि ये कहा जाता है कि फॉर्मिडेबल प्रेडेटर मतलब अगर इसको खाना नहीं मिला ढंग का तो ये नीचे तक जाते हैं। इसकी वजह से आप इनको कह सकते हैं दे आर फॉर्मिडेबल प्रेडेटर्स। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इनकी जो स्माइल होती है, आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे अक्सर वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको सील्स दिखे होंगे, और सील्स देख के लोगों को ऐसा लगता है दे आर वेरी फ्रेंडली, बट दे आरंट एज फ्रेंडली एज इट अपीयर्स टू बी, है ना, इतने नहीं होते हैं। इनको ये कहा जाता है कि पेंगुइन्स को अपने इंसाइजर्स टीथ से, जो उनके शार्प टीथ होते हैं उनसे ही बिल्कुल पकड़ लेते हैं पेंगुइन्स को और उनको छोड़ नहीं पाते, एंड स्किन देम बाय शेकिंग विगरसली। और ये कहा जाता है कि इतना ज़्यादा ये इतनी ज़ोर से ये पकड़ते हैं पेंगुइन्स को कि ये उसको अपने इंसाइजर टीथ से, और उनके इंसाइजर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि पूरी की पूरी जिसको बोलते हैं ना चमड़ी, वो चमड़ी तक उधेड़ लेते हैं पेंगुइन्स की, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू गो बाय देयर वेरी क्यूट एंड वेरी गलेबल लुक, दे आर वेरी वेरी फियर्स प्रेडेटर्स। अब अपन बात करने वाले हैं फोसा की, ठीक है। फोसा, एज यू कैन सी इट हियर, दिस इज फोसा। इनकी जो टेल्स होती है वो काफ़ी लंबी होती है, राइट। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोसा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट endemic to Madagascar. The fossa belongs to one of the most understudied and threatened group of carnivores. ये कार्निवोर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही अनोखा सा जीव इन द सेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमने फोसा बहुत ज़्यादा किसी ने डिस्कशन नहीं किया होता इसके ऊपर। आपके लिए भी सुन के थोड़ा सा नया सा अलग सा नाम लगा होगा। कार्निवोर्स की जब हम बात करते हैं तो फोसा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, बहुत ही अंडरस्टेटेड, बहुत ही अंडर प्लेइंग टाइप का कार्निवोर है ये, ठीक है। ये मिस्टीरियस क्रीचर जो है ये रिजेंबल करता है कैट को, पर ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है मंगूस से, ठीक है। इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि व्हाई डिडंट आई कॉल इट द बिग कैट, इट इज़ नॉट अ बिग कैट, इट इज़ रिलेटेड टू मंगूस, ठीक है। ये दिखता ज़रूर है बिग कैट फैमिली का हिस्सा, लेकिन ये मंगूस जैसा है। और ये पैक्स में, जैसे वुल्फ के पैक्स होते हैं ना, ग्रुप जो होता है, जो झुंड होता है वुल्फ का, उसको हम क्या कहते हैं? द पैक ऑफ वुल्फ्स, राइट। तो बिल्कुल अपने पैक में, इसका जो पैक होता है, जो ग्रुप होता है, उसको भी पैक बोलते हैं, और अपने पैक में ये शिकार करता है। और कैसे करता है? ज़्यादातर छोटे जो मैमल्स होते हैं उनका शिकार करता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इंसेक्ट, जो भी प्रजातियां हैं सबका ये शिकार करता है, ठीक है। अब इसमें फेवर्ड प्रे अगर आप बोलते हैं तो लेम्यूर्स बहुत पसंद होते हैं इसको, जो कि ट्रीज तक जाता है विद एजिलिटी थैंक्स टू हिज लॉन्ग टेल एंड रिट्रैक्टेबल क्लॉज। अब जब मैंने आपको बोला था ना कि इसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है, अनुपात अगर आप इसकी पूंछ का देखेंगे, सबसे शुरू में मैंने आपको इसकी पूंछ का बताया था, तो इसके सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये ऊपर चढ़ता है ना, तो इसकी जो पूंछ है वो उसकी जो वेट है उसको बैलेंस करने का काम करती है। तो ये लेम्यूर्स को खाना बहुत पसंद करता है, अगर वो पेड़ पर भी चढ़ गए हैं तो भी ये उसका पीछा कर सकता है, और इसका जो बैलेंस जो होता है वेट उसकी पूंछ की वजह से हो जाता है। और इसकी जो क्लॉज होते हैं वो काफ़ी उनका जो ग्रास्प होती है, जो ग्रिप होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे ये पकड़ते हैं तो ये नीचे फिसलते नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसको क्लासिफाई किया गया है एंडेंजर्ड में। एंडेंजर्ड मतलब बहुत खतरा है इनको, अभी इनकी जो स्पीशीज है वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड लिस्ट में फीचर कर रही है, मतलब बहुत कम संख्या में अब फॉसस बचे हैं, जिसमें से आपको कहा जाता है ये 2000 में एंडेंजर्ड की लिस्ट में इसको रखा गया है। और इसके
इसका जो हैबिटेट है ये इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है। क्या की वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, है ना। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ों की कटाई हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो जंगल काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ के रह गया है, काफ़ी कम हो गया है। और इनको ये कहा जाता है कि नॉर्मली लोग भी इनको बहुत ज़्यादा मारने के लिए और आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जब जंगलों के आसपास रहते हैं, ये जंगलों में जब आसपास पहुंच जाते हैं तो ग्रामों में और जो जंगल वाला जो क्षेत्र होता है, खासकर जब हम अफ्रीका की बात करें तो आपको मालूम है कि वहाँ पे लोग अभी भी लाइफ स्टॉक्स बहुत रखते हैं, है ना। जानवर, छोटे जानवर घर में बहुत पालते हैं, लाइफ स्टॉक्स बहुत पालते हैं। तो ये जो है ये एक्चुअली क्या करता है, ये कंसिडर करते हैं वो लोग इसको, जब वो आ जाता है तो उसको कंसिडर किया जाता है कि ये धारणा भी बनी हुई है कि इसको मंगूस से लोग उतना नहीं रिलेट करते, इसको कैट फैमिली का हिस्सा माना जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि अगर ये जंगलों में आ जाता है, ग्राम एरियाज में आ जाता है, या वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर इंसानों की बस्ती है, तो वहाँ पर लोग इसको अक्सर ही समझ के मार देते हैं कि ये उनकी पोल्ट्री पे या जो बाकी उनके जो लाइफ स्टॉक्स हैं उन पे अटैक करेगा। और ऐसा नहीं है कि अटैक नहीं करता, पर नॉर्मली ये इतना एग्रेसिव नहीं होता जितने के बाकी जो बिग कैट फैमिली के आप मेंबर्स बोलते हैं वो होते हैं, राइट। तो लेकिन लोगों को इससे खतरा महसूस होता है, लाइफ स्टॉक्स के लिए भी और अपने लिए भी, तो इस वजह से लोग इनको शिकार बहुत ज़्यादा करते हैं। और पोचिंग की वजह से ही इनका नेचुरल हैबिटेट काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गया है। पोचिंग और डिफॉरेस्टेशन 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एंडेंजर्ड की श्रृंखला में आ गया है सन 2000 के बाद से। अब इस पर हम बात करने वाले हैं हर्पी ईगल की। ये हर्पी ईगल, इसके बारे में जब हमने बात की थी, आपको याद होगा जब हमने डिस्कशन किया था, तो वी डिस्कस कि बिल्कुल इसकी शक्ल जो है ऐसा लगता है, इसके जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान है, इंसान और उल्लू के बीच की कोई प्रजाति लगती है ये, है ना। कोई मिक्स ब्रीड टाइप की नहीं लगती है। आप इसको शक्ल देखिए, आपको लगेगा कि कोई बड़ा इंसान बैठ के बिल्कुल आपकी बात सुनने की कोशिश कर रहा है, और होती भी बहुत बड़ी है ये, ठीक है। हार्पी ईगल जो है बेसिकली स्टार्टिंगली इंटेंस ब्लैक आईज, इनकी जो आंखें हैं वो बहुत ब्लैक होती हैं, फ्लफी ग्रे फेदर्स होते हैं और राउंड फेस होता है, ठीक है। ऐसा गोल सा चेहरा होता है, बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना, क्रॉस लगता है ये मुझे तो कई बार देखने के, ईगल तो कहीं से भी नहीं लगता ये मुझे, उल्लू और इंसानों के बीच का क्रॉस लगता है पर्सनली। खैर, इसके जो ब्लैक फेदर्स होते हैं, और इसको कैसे रेस किया जाता है, आप इसको कह सकते हैं ये ओमिनियस फैशन व्हेन इट्स थ्रेटन्ड। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जो क्राउन होता है, ब्लैक फेदर, द क्राउन ऑफ द हेड दैट रेजेस इन द रादर ओमिनियस, इसके जो फेदर है ना, ये जब अगर इसके ऊपर कोई खतरा है या अगर इसको लग रहा है कि थ्रेटन्ड है या थोड़ा सा कुछ एग्रेसिव फॉर्म में आता है, तो ये जो क्राउन है ये बिल्कुल ऐसे जो इसका क्राउन है वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो और ज़्यादा ये जिसको आप कहते हैं ना इंटिमिडेटिंग सी लगने लगती है, और ज़्यादा बड़ी, वैसे ही बहुत बड़ी होती है और इंटिमिडेटिंग लगने लगती है जब इसके जो ये क्राउन के जो फेदर्स हैं वो बिल्कुल जब अपराइट खड़े हो जाते हैं तो, ठीक है। अब इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ईगल है, नो वंडर, इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और इट स्टैंड्स ओवर 3 फीट हाई विद विंग स्पैन ऑफ अराउंड 7 फीट, 3 फीट तक इसकी हाइट होती है, 3 से ज़्यादा ही हो जाती है कई बार, 3, 3.5, 4 फीट तक की भी होती है हार्पी ईगल। 3.5, 4 फीट मतलब आप इमेजिन कर लीजिए तकरीबन इतना बड़ा, राइट, जो आपका बोर्ड का साइज है आप इतना बड़ा इससे इमेजिन कर लीजिए इसको। और 7 फीट तक इसकी जो पंखों की लेंथ है, जो विंग स्पैन है इसका, वो 7 फीट तक होता है, ठीक है। और ये कौन सी होती है, न्यू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पीशीज है, और कहाँ करती है, प्राइमरली स्लॉथ एंड मंकीज को खाना इनको पसंद होता है। तो ये बेसिकली ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस मतलब दोनों ही तरह के भोजन कर लेती है, ठीक है, जीव जंतु भी खा लेती है और घास फूस भी खा लेती है, दोनों तरह का, ठीक है। लेकिन न्यू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहती हैं, रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं ज़्यादातर, इसके अलावा हमारे यहाँ तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। और प्राइमरीली स्लॉथ को खाना पसंद होता है, मंकीज को खाना पसंद होता है, ऑल्दो इट कैन कैरी ऑफ लिजर्ड, बर्ड्स, रोडेंट एंड इवन स्मॉल डेयर। अब कहा जाता है कि अगर इनको मंकी मिल गया तो बढ़िया है, तो इनका बढ़िया भोजन हो गया, सफर हो गया इनका एकदम, ठीक है। लेकिन अगर इनको नहीं मिलता मंकी तो भी ये क्या खाना पसंद करती हैं, तो ये क्या खाना, तो ये फिर रोडेंट भी खा लेती हैं, चूहा भी खा लेती हैं, कोई एम्फीबियन मिल जाए वो भी खा लेती हैं, कोई इंसेक्ट्स मिल जाए वो भी खा लेती हैं। और अगर इनको वो भी नहीं मिले और कोई ऐसे कहीं हाथ लग जाए, हिरन विरन टाइप का कोई, है ना, हिरन का बच्चा हाथ लग जाए, तो उसको भी ये अपने जो टैलेंट्स होते हैं उनमें पकड़ लेती हैं और उनको भी अपना शिकार बना लेती हैं, ठीक है। इनके जो टैलेंट्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़े होते हैं, और ये ग्रिजली बेयर के क्लॉज से भी बड़े इनके टैलेंट्स होते हैं। मैंने आपको बोला था ना जब हम ग्रिजली बेयर पढ़ रहे थे कि ग्रिजली बेयर के सामने अगर इंसान का हाथ रखा जाए तो बिल्कुल बेबी का हाथ लगेगा,
वैसे ही इनके टेनिस के सामने अगर ग्रिजली बेयर का क्लॉ रखा जाए तो वो बेबी का हाथ लगेगा, इतने बड़े इनके टेनिस होते हैं। और ये प्रॉब्लम इनके साथ भी सेम चीज़ है कि इनको भी पोचिंग की एक्टिविटी की वजह से काफ़ी इनकी संख्या कम हो गई है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि रेन फॉरेस्ट इतनी बड़े तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं, समटते जा रहे हैं, तो भी इनका नेचुरल हैबिटेट बहुत 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 कम हो गया है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और हम बात करने वाले हैं, अब हम आ गए हैं हर्पी ईगल से, काहे पे, बर्मीज पाइथन की। ठीक है, बर्मीज पाइथन जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक स्नेक की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिजर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेप्टाइल नाउ। फाइन, अब ये क्या है, कैन इन्वेसिव स्पीशीज बिकम एपेक्स प्रेडेटर। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों एपेक्स प्रेडेटर है यार, चलो बाकी सब तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये जो है ये एपेक्स प्रेडेटर के नाम पे क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि ये इन्वेसिव स्पीशीज है। लेकिन आपने इसको एपेक्स प्रेडेटर क्यों बोला है? क्योंकि बर्मीज पाइथन जो है फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स आर कॉजिंग अ प्रेसिपिटस डिक्लाइन इन सम नेटिव स्पीशीज। अब हो क्या रहा है कि ये जो है ना बर्मीज पाइथन, ये एक पर्टिकुलर प्रजाति की जब हम बात कर रहे हैं तो एक प्रांत की अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कहाँ की, फ्लोरिडा की, ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे कुछ जो स्पेसिफिक नेटिव स्पीशीज हैं उनकी जो संख्या है उसमें गिरावट का, या उनमें जिसको आप कहते हैं कि उन संख्याओं पे जो बिल्कुल खतरे की तरह ये जो है ये मंडरा रहे हैं। कैसे? ऑल्टरिंग द लोकल जो फूड वेब है ना वहाँ का, इस हद तक इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया है कि फूड वेब जो है उस एरिया का, उस पूरे इकोसिस्टम का, वो इन्होंने डिसबैलेंस कर दिया है। अब इसको आप कैसे कह सकते हैं, ये वैसे ही जो फूड से चेन है, जो फूड वेब है, वो के काहे से थ्रेटेंड हो रखी है? वो पोल्यूशन की वजह से थ्रेटेंड हो रखी है, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से थ्रेटेंड हो रखी है। ऊपर से ये भाई साहब जो है ये और आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी और जो है उसमें बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना आग में घी का काम कर रहे हैं। इस वजह से अपन ने इनको रखा है एपेक्स प्रेडेटर की लिस्ट में। अब ये नंबर जो है डिक्लाइन होते जा रहे हैं इनके नेटिव में, साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये एक जो नेटिव स्पीशीज है फ्लोरिडा की, वहां के लिए ये खतरा बने हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बर्मीज पाइथन कैसे करता है अपने प्रे को किल। ये लंजिंग करते हैं, इंपैलिंग करते हैं और स्क्वीजिंग इट टू डेथ। ठीक है, आपको मालूम है कैसे करते हैं? जब हमने अजगर को आपने देखा होगा तो अजगर कैसे करता है, या पाइथन जो है बेसिकली इट स्क्वीज करके वो जो अपने प्रे है उसको पकड़ते हैं, उसको लंच करते हैं और स्क्वीज करके उसको मार डालते हैं। ठीक है, aided by intense contraction, it cramps the animal through its mouth and expandable esophagus to the stomach, where powerful acids and enzymes break down its dinner. अभी क्या करते हैं, जब ये लंच करते हैं और स्क्वीज करते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके कारण ये क्रैम्प करते हैं एनिमल को अपने पूरे का पूरे मुंह में, ये पूरा का पूरे मुंह में अपने भर लेते हैं उस एनिमल को, भरे ही वो बड़ा भी ना क्यों ना हो। तो आपने अक्सर देखा होगा, आपने जब हमने वो पिक्चर्स भी देखते हैं ना एनाकोंडा वाली, जिसमें बड़े बड़े पाइथन्स होते हैं, बड़े बड़े सांप होते हैं, ना आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जीवों को वो ऐसे पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट एक वो भी आया था, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पाइथन ने एक हिरन के बच्चे को, जो एंटेलोप था सॉरी, उसको खा लिया था और उसका जो सींग था उससे उसका पेट फट गया था। आपने देखा था वो वीडियो वायरल हुआ था? बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ये पकड़ते हैं, स्क्वीज करते हैं और पूरा का पूरा उसको क्रैम कर लेते हैं अपने मुंह के अंदर। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, इनका जो ईसोफेगस होता है वो बहुत एक्सपैंडेबल होता है, वो बहुत जितना साइज होता है प्रे का उस हिसाब से ही वो एक्सपैंड हो जाता है इनका ईसोफेगस। और उसकी वजह से क्या होता है, इनका जो पेट होता है ना उसमें बहुत पावरफुल एसिड्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो कि वो जो खाना है उसको धीरे धीरे गलाते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं एंड दे गेट देयर वंडरफुल डिनर। तो ये उनका तरीका होता है खाने का। पाइथन्स कंज्यूम प्रे मेनी टाइम्स देयर साइज इंक्लूडिंग डियर्स एंड एलिगेटर्स। ये तो मैंने आपसे कहा ही राइट कि पाइथन जो है वो कई बार जो बहुत बड़ा, जो उनकी साइज से भी बहुत बड़ा जीव होगा उसको भी खा लेते हैं। वो मतलब उस पर एलिगेटर्स भी आ जाते हैं, उसमें डियर का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही, और भी कोई और बड़ा जानवर आप समझ लीजिए ये उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं। कई बार तो ये ऑब्वियसली खा लेते हैं, जैसे कई बार वो एंटीलोप वाला केस हुआ, उसमें सींग था तो सींग से उनका पेट फट गया तो वो दोनों मर गए। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ये डियर वगैरह खा लेते हैं। अब अपन आ जाते हैं सबसे खतरनाक एपेक्स प्रेडेटर पे। ठीक है, अभी तक जो अपन ने एपेक्स प्रेडेटर पढ़े वो सब तो अपन जानते थे, समझते थे। अब अपन आ गए हैं दुनिया के सबसे 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 खतरनाक एपेक्स प्रेडेटर पे, और वो आप पढ़ सकते हैं नाम यहाँ पे, वो है आप और हम।
ठीक है। आइडियली कहा जाता है कि अगर आप इसको गूगल पे देखेंगे तो क्या इंसानों को एपेक्स प्रेडेटर की लिस्ट में रखा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता आइडियली, क्योंकि कहते हैं भाई कि उनका तो खाना बहुत अलग है, हम ओमनीवोरस जीव हैं, हम नॉर्मली ऐसे जानवरों को थोड़ा मार के कच्चा खा जाते हैं। लेकिन सच्चाई देखी जाए तो ये है कि हमसे बड़ा एपेक्स प्रेडेटर पूरी संसार में, पूरी धरती पे कोई नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखिए प्रिमिटिव टाइम से, शुरुआती दिनों से जब हम बात करते हैं हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमारी शुरुआत हुई स्टोन एज से, राइट। स्टोन एज से जब हमारी सिविलाइजेशन की हम शुरुआत मानते हैं तो उसमें भी फूड गैदरिंग वाली स्टेज सबसे प्रिमिटिव मानी जाती है। आपको मालूम है, फूड गैदरिंग वाली स्टेज जब इंसानों को ये समझ में आया कि उनको जीने के लिए खाना चाहिए, और खाने से उनको ये समझ में आया कि उन्होंने वेपन्स बनाए, जिससे वो वेपन्स उन्होंने कहाँ से बनाए? पत्थर से, लकड़ी से, जो भी चीज़ें उनको मिली, सबसे पहले इनिशियल जो वेपन्स थे वो स्टोन से बने थे, राइट। इसी वजह से वो स्टोन एज कहलाती है। स्टोन से उन्होंने वेपन्स बनाए, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? फूड गैदरिंग वाली जब स्टेज पे आए, वो फूड गैदरर्स की स्टेज पे, तो उन्होंने सबसे पहले शिकार करना सीखा अपना पेट पालने के लिए। वहां तक तो ठीक था, क्योंकि सर्वाइवल का वो है, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि खाना नहीं मिलता था तो चलिए शिकार करके उन्होंने अपना पेट पालना चालू किया। फिर फायर आया, लोगों ने खाना बनाना चालू किया, ठीक है। उसके बाद चीज़ें बढ़ती चली गई, सिविलाइजेशन आगे बढ़ती चली गई, और आज जिस डेट में हम हैं, ये फोटोग्राफ जो है ये तो बहुत ही पुराने प्रिमिटिव मैन की लग रही है, ओल्ड मैन की लग रही है, कि वो किस तरह से उसको मार रहे हैं। आप देखिए प्रिमिटिव उनके जो वेपन्स हैं वो भी बहुत प्रिमिटिव हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं तो हम अपने आप को एपेक्स प्रेडेटर इसलिए कहते हैं कि हम ना सिर्फ जानवरों का, जो बाकी जितने भी एनिमल्स हमने डिस्कशन किए, वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, घात लगाते हैं, मारते हैं, शिकारी होते हैं, क्योंकि वो उनको खाते हैं, राइट। वो फूड चेन का हिस्सा है, वो एक फूड वेब का, फूड चेन का हिस्सा है, उनको सर्वाइवल के लिए उनको खाना जरूरी है। लेकिन हम जब मारते हैं जानवरों को तो हम खाने की बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम जो नॉर्मल चीजें, एक्सेप्टेबल फूड आइटम्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल खाना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चिकन, फिश, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मीट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम उनके हंटिंग करते हैं। शिकार जबकि प्रतिबंधित है, मना है, बहुत सारी जगहों पे मना है, हमारे देश में तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो भी हम शिकार करते हैं। पोचिंग जो कि इल्लीगल एक्टिविटी होती है, इल्लीगल ट्रैफिकिंग होती है वाइल्ड लाइफ की, हम उसमें हैं, लिप्त हैं। तो ये हम इसलिए करते हैं, हमको उनका खाना भोजन के लिए नहीं करते, ये हम अपने शौक के लिए करते हैं। ये हम काहे के लिए करते हैं? ये हम करते हैं दूसरे फायदों के लिए। हम पोचिंग करते हैं इनका, ताकि आप जो उनका जो शिकार है जिसको हमने मारा है, चाहे वो वाइल्ड बोर ले लीजिए, चाहे अपने स्नो लेपर्ड का पढ़ा उनको मारना ले लीजिए, क्यों मारते हैं हम उनको? उनकी स्किन के लिए, उनके फर के लिए। या हाथियों को मारा जाता था तो काहे के लिए मारा जाता था? उनके टस्क के लिए। तो बहुत सारी ये हम अपने फायदे के लिए करते हैं, राइट। तो इसलिए हम तो एपेक्स प्रेडेटर बिल्कुल है ना। गूगल आपको कुछ भी कहे, हम बिल्कुल एपेक्स प्रेडेटर की लिस्ट में आते हैं। ये बात हमें अच्छी लगे, बुरी लगे, ये सच्चाई जरूर है। अब इसमें जब हम बात करते हैं, आप इसमें एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। Humans are perhaps unique among apex predator in their ability to influence ecosystem, though simultaneously directly reducing large carnivore, mesopredators and herbivore population by impacting their behavior by creating a landscape of fear for all trophic levels. ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, ये जो डेफिनेशन है ये मैंने नहीं लिखी है, ये डेफिनेशन मैंने फाइंड आउट की और मुझे मिली, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। क्योंकि गूगल पे जब मैंने ये देखा कि क्या ये स्लाइड्स बनाने से पहले मैंने देखा कि क्या भाई हम ह्यूमंस का, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा उससे मुझे समझ में आया कि हमारा नाम इसमें होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब मैंने गूगल पे देखा कि एक बार मैं रीचेक कर लूँ कि सही है या नहीं, तो उसने कहा कि नहीं भाई ये सही तो नहीं है, ह्यूमंस एपेक्स प्रेडेटर में नहीं आते। अब गूगल की बात अलग है, यहाँ पे आप तय कीजिए कि बात सच है या नहीं है, कि मेरे हिसाब से ये एपेक्स प्रेडेटर में ज़रूर आते हैं। अब इसमें जैसे हमने पढ़ा, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो हमारी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हमारी वजह से हो रहा है, पोचिंग हमारी वजह से हो रही है, हंटिंग हमारी वजह से हो रही है, पूरा इकोलॉजी का जो बैलेंस है वो हमने बिगाड़ा हुआ है। तो हम एपेक्स प्रेडेटर कैसे नहीं हुए, ये आप बताइए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो थ्रेट है वर्ल्ड के फौना को, वो हमसे है। तो लेकिन हम एपेक्स प्रेडेटर कैसे नहीं होते ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात जरूर है कि ये बात बहुत अच्छी रहेगी अगर जिस दिन ये बात सत्य हो जाएगी कि हम वाकई एपेक्स प्रेडेटर नहीं रहे। अगर हमें दुनिया को बचाना है, हमें रिस्पाइट चाहिए, अगर हम वाकई में कंजर्व करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को और वर्ल्ड को, जैसे कि हम आज की डेट में देखते हैं, जानते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो हमें यह जरूर करना होगा कि हम ये चेक करें ह्यूमन एक्टिविटीज को और उनको रिमूव करें लिटरली फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एपेक्स प्रेडेटर, ताकि ये जो बात गूगल कह रहा है ना कि हम एपेक्स प्रेडेटर नहीं है, वो वाकई में सही हो। ठीक है, इसके साथ
ऑन द हैप्पी नोट, ऑन द मॉरल लेसन हम करते हैं एंड। हमने कर दिया है ख़त्म अपना पूरा का पूरा चैप्टर, राइट। अब ये जो एपेक्स प्रेडेटर की लिस्ट थी, आपको पढ़ के कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मेरी बात से आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, आप नीचे लिख सकते हैं। अब अगर आपने ये पूरा पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, सुना है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब नहीं है अगर, तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है, आपको जाना है हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे, magnetbrains.com आपको ओपन करना है। उसमें आप जब नीचे देखेंगे तो सारे टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ। अब जैसे आपको मैग्नेट ब्रेन्स में मालूम है ना कि आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं, लाइक आपको केजी से लेके 12 से लेके एनटीएससी ओलंपियाड सब कुछ कवर किया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। अब आप इसमें जाएंगे, आपको जो भी देखना है आप खोलेंगे। आपने IGKO देखना है आपको, तो आपको ऑब्वियसली ओलंपियाड क्लिक करना पड़ेगा। ओलंपियाड क्लिक करेंगे तो जितने भी ओलंपियाड हम कवर करते हैं, इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और जीके ओलंपियाड, सब आपको यहाँ मिलेगा, राइट। आप इसको जाएंगे, ओपन करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमारा जीके ओलंपियाड चल रहा है, आपको सारे पेजेस जो हैं जीके ओलंपियाड के आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिलेबस ओवरव्यू में इसको स्क्रॉल करना है। सारी जितना मटेरियल है आपको कंटेंट वाइज, सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे वीडियोस गए हैं आपको बिल्कुल उसी ऑर्डर में जमा हुआ मिलेगा। आपको स्क्रॉल करना है और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो आप खोलेंगे और आपको उस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे अब आपको पूरा देखना है तो आप पूरा देख सकते हैं, ज़्यादा वीडियो एक्सप्लोर करने हैं तो भी देख सकते हैं, नेक्स्ट देखना है तो भी उसका ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आ रही थी, हिंदी मीडियम के जो छात्र थे वो बार बार ये कह रहे थे कि भाई जो भी पढ़ाई होती है सब कुछ अंग्रेजी माध्यम में होती है। तो उनके लिए उनकी जो समस्या का समाधान है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स अब ले आया है एक्सक्लूसिवली हिंदी चैनल, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपको जितनी भी पढ़ाई है, जो भी भाषा है पढ़ाने की वो भी, और जो भी लिखा गया है यहाँ पे बोर्ड्स में, वो सब कुछ आपको मिलेगा हिंदी में, ठीक है। तो पूरी पढ़ाई जैसे होती है अंग्रेजी माध्यम में वैसे ही मिलेगी आपको हिंदी में, और पूरा का पूरा सिलेबस वैसे ही कवर किया जाएगा। और ये भी है बिल्कुल 100% मुफ्त, ठीक है। आपको कोई भी पैकेज नहीं लेना, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, पूरी क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे वीडियो के स्केड्यूल्स कैसे आते हैं। वो तो आपको मालूम है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, है ना, हफ्ते के शुरुआती 3 दिन जिसको हम बोलते हैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार, हमारे वीडियोज आते हैं। सुबह 10 बजे आते हैं IEO का, 1 बजे आता है IMO का, 4 बजे आता है NSO का और शाम के 7 बजे आता है IGKO का। अब ये सब कुछ होने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि YouTube पे आपको तो पता है ना कि YouTube पे जो हमारा चैनल चलता है उस पे भी आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पर्सनल चैनल पे आपको मिलेगा वैसे ही पूरा सब कुछ अरेंज आपको YouTube पे भी मिलेगा, राइट। इसमें भी आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना। और अब YouTube के साथ साथ बल्कि हमारे जितने सोशल मीडिया है, आप फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, उस पर भी आपको हमारे अपडेट्स मिलेंगे रेगुलरली। टेलीग्राम का भी चैनल बन गया है जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हर तरह से किसी भी जो भी प्लेटफॉर्म आपको सही लगता है, आप चूज करना चाहते हैं, आप उस पर हमारा मटेरियल डेटा जाके एक्सेस कर सकते हैं, कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं और भी लोग हैं आपकी तरह जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पता चल पाए कि कैसे कंटेंट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी विद्यार्थियों के लिए। ऑलराइट, सो विद दिस नोट हम इससे बाद किसी और टॉपिक पे पढ़ेंगे। इसके लिए आप तब तक, लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, ये मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। आई नो एंड यू पीपल आर कीपिंग वेरी बिजी एंड स्टफ लाइक दैट, बट स्टिल टेक टाइम टू स्टडी, और धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो सब कुछ एक साथ हो जाएगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी वेरी हैप्पी, बी वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी